थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रिमाइंड करने का। अच्छा जी, कौन दोस्त एक्सप्लेन करेगा कि इलनेस इंडस्ट्री के पास शुगर का और ब्लड प्रेशर का इलाज भी है, हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मैं अर्ज करता हूँ जी जी प्लीज। सर, इलनेस इंडस्ट्री के पास से इलाज इसलिए नहीं है कि वो ब्लड के अंदर जो शुगर हमारी बढ़ जाती है ना, सिर्फ उसको ट्रीट कर रही होती हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए। जो मेन रूट काज है, जो मेन वजह है, उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेन रूट काज पे हम काम कर रहे होते हैं। लबलबे से जो इंसुलिन खारिज होती है या कम हो जाती है, बिल्कुल पैदा होना बंद हो जाती है, हम उसको ट्रीट करते हैं। हमारा कैल्शियम, जो हमारे पास मेटाबॉलिक कैल्शियम है, तो हम उसके साथ लबलबे पे अटैक करते हैं। इससे लबलबा जो है वो रिपेयर होता है, इंसुलिन पैदा करनी शुरू कर देता है, जिससे जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से सेल में जाना शुरू हो जाती है। इससे जो है वो शुगर बेहतर होना शुरू हो जाती है। जबकि इलनेस इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ खून के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ चुका होता है, शुगर बढ़ चुकी होती है, उसको ट्रीट कर रही होती है। असल वजह, असल रूट काज पे काम नहीं कर रही होती। ठीक है, जी सर, सही है मैं जी। प्लीज इसमें ऐड और करता हूँ। कोई दोस्त इसमें ऐड करें जी, जी सर। थोड़ा प्रोफेशनल जी सर, बातें करें जी। मैंने सर इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया, और मैंने मियां इरफान साहब ने, बिलाल शाह साहब ने, हम सब ने। सर जो लबलबा है ये बीटा सेल्स का बना हुआ है, और बीटा सेल्स को तबाह कौन करता है? जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर हो जाता है तो बीटा सेल एफिशिएंसी करता है, यानी कि बीटा सेल हरकत में आता है, अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो बीटा सेल जब वर्किंग स्टार्ट करता है तो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जब बीटा सेल अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वो बीटा सेल को डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि बीटा सेल वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। तो बीटा सेल को हमारा इम्यून सिस्टम एक पैथोजिन के तौर पर आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। फिर इम्यून सिस्टम बीटा सेल के अगेंस्ट वर्किंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल डेड हो जाता है। बीटा सेल की वर्किंग बहुत स्लो हो जाती है, या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, या बहुत कम हो जाती है। जब बीटा सेल इंसुलिन खारिज नहीं करेगा, बीटा सेल का काम है इंसुलिन खारिज करना, इम्यून सिस्टम ने उसको पैथोजिन समझ के उसको डिसऑर्डर कर दिया या उसकी वर्किंग को स्लो कर दिया। तो यहाँ ये जड़ है, मेन जो जड़ है जहाँ से हमारी शुगर स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास लॉट ऑफ दी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सही वर्किंग करता है, और फिर बीटा सेल भी सही वर्किंग करता है। और फिर आगे जाएं, जब सेल के पास ग्लूकोज जाता है तो अब सेल के पास जब ग्लूकोज पहुंचता है तो रिसेप्टर सेल वहां चौकीदार खड़ा हुआ है, जिसको हम समझ ले वो चौकीदार है। तो रिसेप्टर सेल ने रिसेप्ट करना है, सेंस करना है, और उसकी जो सेंस है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम की बेस पे उसने रिसेप्ट करना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज वो एनर्जी की फॉर्म है जो अभी यूटिलाइज नहीं हुई, ये सेल के अंदर जाएगी, केमिकल रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलेगा, और केमिकल अंदर जाके ये बर्न होंगे, और एपीडी फॉर्म यानी एनर्जी की फॉर्म में वो ग्लूकोज बदलेगा। हुआ ये कि कैल्शियम की कमी हो गई, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, रिसेप्टर सेल ने ग्लूकोज को अंदर जाने नहीं दिया, एनर्जी पैदा हुई नहीं। अब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज बढ़ता है, और जिसको हम शुगर के नाम से बोलते हैं। ये है शुगर में टाइप 1 सर। जी सर, ये हमने डिस्कस किया था। और इसको आपने सर मिसाल दी थी कि सेल एक चूल्हा है और ग्लूकोज उसका बालन है, तो कैल्शियम वो आग है जो उसे जलाएगी। जी सर। कैल्शियम
इंसुलिन जो है वो सेल का दरवाजा खोलेगी ना। अच्छा, मुझमें भी आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है ना वो डिस्कस किया ना। तो ये कंसेप्ट जो है ना, एक तो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि लिख लिया जाए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये बताइए, इसको ना आसान बना के बताएं। इसको मतलब आप बता सकते हैं आसान, इसके साथ जो है ना वो चीजें जोड़े ना। जैसे हमने बात की थी कि सेल का दरवाजा बंद होता है ना, उसकी दो वजूहत होती हैं, शुगर टाइप 1 और टाइप 2। एक में क्या होता है, चाबी नहीं होती सेल का दरवाजा खोलने में, एक में चाबी टूटी होती है। ठीक है, तो वो चाबी क्या है, वो इंसुलिन है ना। इंसुलिन आएगी तो सेल का दरवाजा खोलेगी। सेल का दरवाजा खोलेगी तो बाहर वाला जो वो है ग्लूकोज मीठा, वो अंदर जाएगा, अंदर जाके बर्न होगा। ठीक है, तो इस तरह स्टोरी की शक्ल में आप ना थोड़ा वो जो है वो बयान करें और इसे लिखवाएं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर सही साहब हेल्प कर सके या और कोई दोस्त हेल्प कर सके कि इसको ना स्टोरी की शक्ल में आप ना इसको आसान जुबान में जो है ना। अब बीटा सेल आपने कहा, बीटा सेल का नहीं पता, हमें नहीं पता बीटा सेल क्या चीज होती है। इसको स्टोरी के साथ जो है वो जोड़े ना, स्टोरी सर बीटा सेल बेसिकली पेंक्रियाज के सेल हैं। पेंक्रियाज जो है लबलबा है, लबलबा बजाते खुद आप यूं समझ, सर ये सारे दोस्त यूं समझ लें कि आवाज नहीं, बीटा पेंक्रियाज। उसमें भी आवाज सर नहीं। बीटा सेल क्या चीज है? सर बीटा सेल बेसिकली ये पेंक्रियाज के सेल्स हैं। इसको राना भाई ऐसे समझें जैसे हम नेफ्रॉन है ना हमारा, ये किडनी सेल है, किडनी के सेल्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं ना। इस तरह जो नर्व्स के होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं ना। हर ऑर्गन का अलग अलग सेल का नाम है। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है लबलबा, लबलबे के जो बेसिक सेल्स हैं वो बीटा सेल्स हैं। तो जो हमारी इलनेस इंडस्ट्री है वो कहती है कि जब एक दफा सेल डेड हो जाएगा बीटा सेल्स, तो उसे दोबारा जिंदा या एक्टिव नहीं किया जा सकता, जो हमारी थ्योरी के खिलाफ है, जो हम समझा रहे हैं ना अब। तो इसलिए वो इसको एडमिट नहीं कर रहे होते। बीटा सेल्स बुनियादी तौर पे लबलबे का पिंक्रियास का इकाई है। जी सर। अब मुस्तफी भाई, मतलब आप इंसुलिन की इकाई है या लबलबे की इकाई है? लबलबे की इकाई है, लबलबे की। लबलबे के जो सेल है ना उनको बीटा सेल्स कहते हैं। जैसे हम किडनी के सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं कि नेफ्रॉन डैमेज हो गए या किडनी डैमेज हो रहा है। ठीक है, न्यूरॉन हम कहते हैं, जो नर्व्स के सेल्स होते हैं ना उनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो इसी तरह जो लबलबे का सेल है उसको बीटा सेल बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो बीटा सेल है ये इंसुलिन छोड़ता है? जी, अगर इंसुलिन लबलबा एक्टिव है तो बीटा सेल एक्टिव है, अपना लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। बीटा सेल्स कम हो जाएंगे तो आपका लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम सर, राशिद इकबाल बात कर रहा हूँ। जी सर ये जी मुस्फी भाई से कहें कि एक दफा दोबारा रिपीट कर दें और फिर फजल भाई दोबारा इसको लिखवा देते हैं। मतलब एक दफा इम्पोर्टेंट हम कंफर्म। कॉन्सेप्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट जी सर, कॉन्सेप्ट है ये ना। जी सर। हमें थोड़ा ना जूद हजम बनाए, हमें ना, हमें इसको ना हाँ जी टेक्निकल लफ्ज डालें, इसमें टेक्निकल लफ्ज, लेकिन उसके साथ स्टोरी डालें। ठीक है ना, सर, वो स्टोरी। स्टोरी बन जानी है। एक दफा ये दोबारा रिपीट कर दें, मैं बना देता हूँ सर, मैंने कोई तो काम होगा जी। तारिक भाई थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। माशाल्लाह मुस्तफी साहब ने और जी चौहान साहब ने बड़े आउट क्लास तरीके से ना साइंटिफिकली और लॉजिकली ये एक्सप्लेन करें। वो जो बीटा सेल्स होते हैं ना, यानी जैसे हमारी बॉडी के मतलब कहा जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ 5 ट्रिलियन सेल से ना हमारी बॉडी बनती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किडनी के जो सेल्स हैं वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं और ब्रेन के नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा पेंक्रियाज है, लबलबा है, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, यानी लबलबा वो ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, सही है। सिक्रीट कर वो लबलबा करोड़ों मतलब उससे बीटा सेल से बनता है। और इस तरह नहीं होता कि एक ही दिन में सारे बीटा सेल डैमेज हो जाए। बीटा सेल्स को डैमेज होने में कई साल लगते हैं। ऐसा ऐसा जो है बीटा सेल वो कम होते चले जाते हैं और लबलबा जो है, जो हमारा पेंक्रियाज है, वो उसकी जो इंसुलिन सेक्रीट करने की सलाहियत है वो कम होती चली जाती है। ऐसा ऐसा कम होती है, एक दिन में नहीं कम होती। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि
अमेरिका में हर तीसरा शख्स जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है कि उसके बीटा सेल्स डैमेज होना शुरू हुए और इंसुलिन इकरार भाई, की जो सॉरी इकरार भाई, जी। एक क्वेश्चन है कि बीटा सेल डैमेज क्यों होते हैं, स्टार्ट क्यों होता है इनका? बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर होता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 उसका मतलब वो जो पर्टिकुलर हमारा वो पेंक्रियाज है उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई ना कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से उसके जो वो करोड़ों सेल हैं वो ऐसा ऐसा डैमेज होते हैं और उसकी जो सलाहियत है इस इंसुलिन पैदा करने की वो कम होती चली जाती है। लेकिन यूं नहीं होता कि एक ही दिन में सारे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए और एक ही दिन में जो पेंक्रियाज है नॉन फंक्शनल हो जाए। उसके ऐसा ऐसा जब इसलिए हम फंक्शनिंग इकरार भाई, इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में ना मेडिकल में कहते हैं कि शुगर बनने में साल लगाती है, एक दिन में जी पैदा सर, नहीं जी सर, होती। जी सर, जी सर। अच्छा, अब होता ये है कि जब ऐसा-ऐसा उसकी फंक्शनिंग कम होती है, उसकी सलाहियत में कमी आती है, तो उस सूरत-ए-हाल को प्री डायबिटिक कंडीशंस कहते हैं। अब अमेरिका में यस, हर तीसरा शख्स प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है। अच्छा, अमेरिका में ये है क्योंकि वो नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ह्यूमन वैल्यूज भी हैं। वहाँ पर जो प्री डायबिटिक कंडीशन वाला शख्स है, उसको डायबिटिक डिक्लेयर नहीं किया जाता। उनकी कोशिश ये होती है कि नेचुरल तरीके से उसका रिवर्सल हो सके, कि वो जो सेल्स ऐसा-ऐसा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन को पहले स्टेज में रोका जाता है। दूसरे स्टेज में उसकी जो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन है, वो बढ़ाई जाती है ताकि वो जो लबलबा है, उसकी फंक्शनिंग जो है नॉर्मल हो सके। और जब लबलबे की फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है, तो वो जो पेशेंट होता है, वो नॉर्मल हो जाता है, वो हमेशा के लिए नॉर्मल इंसान हो जाता है और उसको वो डायबिटिक जो है वो डिक्लेयर नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी पेशेंट प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब उसी दिन उसको दवाई देना शुरू कर देते हैं या इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं या गोलियां देना शुरू कर देते हैं। अब इस सूरत में क्या होता है कि वो जो लबलबा कुछ ना कुछ इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था, वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब बॉडी क्या करती है, नेचुरल तरीके से वो जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर है उसको डिकम्पोज करती है। अच्छा, मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से उसकी डिकम्पोजिशन करती है और वो जो लबलबे की अच्छी खासी फंक्शनिंग होती है वो यूं करें कि डोरमेंट हो जाती है। ये नेचर का असूल है कि जो आर्गन, जो सलाहियत, जो एफिशिएंसी, जो कैपेबिलिटी, जो प्रोफिशिएंसी इंसान इस्तेमाल नहीं करता, वो डोरमेंट हो जाता है, यानी वो ज़ाय हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है कि प्री डायबिटिक कंडीशन में हमारे यहाँ डॉक्टर जो है उसके पीछे की इसको बड़ी स्टोरी है। इसको इकरार भाई, आप ऐसे भी लोगों को समझा सकते हैं, आम आदमी को, कि आप बैंक में जी जब सर, अपना अकाउंट खोलते हैं, अगर जी वो सर, आप एक्टिव रखते हैं तो वो एक्टिव रहता है, अगर आप कुछ अर्सा उसमें काम नहीं करते तो वो बैंक डॉर्मेंट कर देता है आपका अकाउंट। जी सर, सेम जी सर, हमारी जी सर, बॉडी नेचुरली ऐसा कर रही होती है। जी, जी सर। तो अब हो क्या रहा है कि वो जो प्री डायबिटिक कंडीशन में करोड़ों लोग हैं, उनको भी दवाइयों पे लगा के उनके लबलबे की वो जो कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। तो एक तो ये उस सिचुएशन को वो प्री डायबिटिक वालों को डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा बड़ा अलमिया जो कि अल्लाह ताला माफ करे, पाकिस्तान के अंदर शुगर के ऊपर बहुत बड़ा वो कह लें फ्रॉड हो रहा है। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये एक दूसरी कंडीशन है। इंसुलिन रेजिस्टेंट जब हो जाते हैं तो हमारे लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उनकी वो जो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर मुस्तफ़ी साहब गुफ्तगू जी, फरमा रहे बात थे, ये सही वो कहा। रिसेप्टर सेल जो है ना, उसको वो रिसीव नहीं कर पा रहे होते। वो एक और डिसऑर्डर है। उनको भी वो डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। और रात को मैं कार्डियोलॉजी गया, डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर साहब हमारे उस्ताद हैं, वो 3 दिन से वहाँ पे एडमिट है, मैं 3 दिन से वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे शुगर के मुतालिक जो है वो एक पूरी कोटेशन वो मैं शेयर कर दूंगा, वो पढ़िएगा। वो कहते हैं कि ये जो कोकेन है उससे भी ज्यादा खतरनाक है चीनी। इसमें ये बेसिकली एडिक्टिविटी वो पैदा करती है कोकेन। और वो कहते हैं कि कोकेन या हेरोइन तो दिमाग का एक हिस्सा जो है ना, उसको फॉर द टाइम बीइंग एक प्लेयरिंग इफेक्ट्स देती है। शुगर पूरे ब्रेन को जो है वो प्लेयरिंग इफेक्ट देती है। और इस पे हम बाकायदा एक अवेयरनेस क्रिएट करें
कि ये जो चीनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है। वो मैं कोटेशन अभी आप लोगों को कोट करूंगा, ऐसे ही है। कार्डियोलॉजी मुल्तान के अंदर लिखी, वो मैं कि उसकी वजह से कितने ज्यादा डैमेजेस आ रहे हैं। बाकी बड़ा अच्छा वो माशाल्लाह डॉक्टर चौहान साहब और मुस्तफी साहब इसको एक्सप्लेन करें, काइंडली करें आप लोग। ठीक है। वो इकरार भाई थैंक यू वेरी मच, और आपने बड़ा वेलकम जेन्युइन अंदाज में किया है। जी सर, थैंक यू जी सर। अच्छा, अब सर सर इकरार करें। भाई वाले नोट्स बना लें। जी, इस सारी कहानी को जरा आसान जुबान में, अच्छा आपने जो बताया है दोस्तों के समझने के लिए, मेरे समझने के लिए, कि जी ये लबलबा है, इसमें बीटा सेल्स होते हैं, मतलब बीटा सेल जी जी, ये टोटल बीटा सेल से बना होता है, करोड़ों बीटा सेल से बना होता है। जैसे ठीक है, डॉक्टर साहब ने बड़ा ठीक है। और खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया, नेफ्रॉन से किडनी बनी ठीक है, होती है, और नर्व्स जो है ना, न्यूरॉन से पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है, और हमारा ब्रेन बना होता है। इसी तरीके से Yes. बीटा सेल से पैंक्रियास बना होता है। ठीक है। पेंक्रियास बीटा सेल से बना होता है, और बीटा सेल जो है ना वो अचानक एकदम से वो डेड नहीं होते, स्लोली स्लोली इसका स्लोली कभी डेड नहीं होते हैं। होता, कभी भी नहीं होता कि पूरा पैंक्रियास जो है नॉन फंक्शनल हो जाए एट वंस, बल्कि ग्रेजुअली उसके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ग्रेजुअली उसकी एफिशिएंसी ऐसा ऐसा कम होती चल जा रही होती है। हालांकि वो इस तरह तो हो सकता है सालों लगते हैं उसको मुकम्मल तौर पे नॉन फंक्शनल होता ही बहुत कम है, और अगर हो भी तो उसको सालों लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा उसकी एफिशिएंसी कम हुई, उसने इंसुलिन सिक्रीट करना कम शुरू किया, और जब कम इंसुलिन सिक्रीट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो शुगर की डिकम्पोजिशन होती है, जो ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन होती है, जिसपे माशाल्लाह आप बड़ा खूबसूरत एलैबोरेट करते हैं कि टाइप 1 में ये होता है कि चाबी ताला खुलता ही नहीं, चाबी होती नहीं है। टाइप 2 में होती ये नहीं। होता है कि चाबी जो है टूट जाती है। तो अब ये बेसिकली इंसुलिन क्या करती है कि ये इंसुलिन जो है हमारे वो मतलब चाबी है जो सेल को ओपन करती है, और वो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट करके हमारे सेल को देता है। तो अब वो ऐसा ऐसा जब उसकी ऑटो पे इसको ना कंट्रोल कर रही होती है। जी सर जी सर जी सर। तो अब ऐसा ऐसा हमारे पैंक्रियास की जो कारकर्दगी कम हो रही होती है, अमेरिका में या तरक्की याफ्ता ममालिक में उसको डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। वहां पे उनकी कोशिश होती है कि पैंक्रियास को नॉर्मल किया जाए, क्योंकि पैंक्रियास वो ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और वो ऐसा ऐसा बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और उसके लबलबे को नॉर्मल करते हैं ताकि पेशेंट नॉर्मल हो जाए, और उसको कभी भी डायबिटिक डिक्लेयर नहीं करते। और वहां पे लाखों लोग जो है हर साल उनको नॉर्मल किया जाता है, और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह, वो डायबिटिक डिक्लेयर नहीं होते। हमारे अलमिया क्या है कि अभी इंसुलिन सिक्रीट करने की लबलबे की इस्तेदाद कम हुई, वो जो बीटा सेल है उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से, और थोड़ी सा शुगर लेवल बढ़ा, और उसको शुगर का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसमें उसको पिल लगा दिया इकरार भाई जाता एक है। और चीज, जी इसमें सर इकरार जी भाई सर और बड़ी है, ये जो इंडस्ट्री है ना, इलनेस इंडस्ट्री, जी सर जी सर ये जी सर पूरी प्लानिंग के तहत दुनिया को शुगर की तरफ लेके आ रही है। जी सर पहले जी सर जी सर ये जी सर स्टैंडर्ड था कि 200 तक जो रैंडम शुगर थी वो नॉर्मल काउंट होती थी, फिर इन्होंने जी 180 कर दिया, जी फिर जी इन्होंने 160 कर दिया। अच्छा, फास्टिंग 140 होता था स्टैंडर्ड, हमें अच्छी तरह जी याद है, फिर ये जी 120 कर दिया गया, अब 100 कर दिया गया। जब ये जी 10-10 20 नंबर नीचे बढ़ाते हैं तो करोड़ों लोगों को डायबिटिक क्लियर कर देते हैं, वो जो प्री डायबिटिक में होते हैं। प्री डायबिटिक, सही फरमा रहे हैं, सही। ठीक है। अच्छा, इसमें भी डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ना इन नंबर्स को बढ़ाया है। जैसे आप सही फरमा रहे हैं कि 200 से नीचे लाते लाते वो जो फास्टिंग वाला है वो 100 के ऊपर हो तो मतलब, और उसका जो रैंडम वाला है वो रैंडम वाले को अब 60 पे ले अमेरिकन आए। डायबिटीज एसोसिएशन ने फास्टिंग और रैंडम के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया है, 20-20 दर्जे, 30-30 दर्जे उन्होंने बढ़ाया है। सही फरमा रहे हैं, ये वापस एक लाया। और इस इंडस्ट्री ने एक बड़ी कंस्पायरेसी की ना। और आप देखें इतनी तेजी से शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और वो असल में बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो प्री डायबिटिक कंडीशन वाले लोग जो नॉर्मल हो सकते थे, जिनको का लबलबा की फंक्शनिंग बेहतर की जा सकती थी, उनको ये लोग डायबिटिक डिक्लेयर करके उनको दवाइयों पे लगा देते। अब जब हाँ, दवाई जब बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जब दवाई जाएगी, तो वो जो कुदरती तौर पे लबलबे की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की इस्तेदाद है, एफिशिएंसी है, वो एट वंस ऐसा ऐसा डोरमेंट होना शुरू हो जाएगी। वो बड़ी, क्योंकि बाहर से
जो वो प्रोसेस था, जो लबलबे ने इंसुलिन सिक्रीट करके शुगर की, ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन करनी थी, वो अमल अब दवाई कर रही है। और लबलबा जो है यूं समझ लें कि उसको डोरमेंट किया जा रहा है, उसकी इस्तेदाद जो है यकदम खत्म की जा रही है। ये एक बड़ा अलमिया है। दवाइयाँ उसको सुला दिया गया ना, दूसरे आप अपनी उसको कहानी सुला डाले तो सुला दिया गया। जी सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। वो जब सुला देते हैं तो ऑब्वियसली वो एक हमारा फंक्शनल जो आर्गन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्गन है, उसको डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे हमारी कौम जो है वो 12-12 हजार के चक्कर में, वजीर आजम ने कहा कि 15 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। 15 करोड़ लोगों का मतलब है कि तो हमारी आबादी खासी ज्यादा है, 15 करोड़ फैमिलीज ने, तो वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ ला रहे हैं कि बजाय हम अपनी अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों को इस्तेमाल करके हम सेल्फ सफिशिएंट हूँ, तो बजाय उसके लबलबे को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, उसके जो डिस्ट्रॉयड बीटा सेल्स हैं उनको रिजनरेट करके उसको बकायदा सेल्फ सफिशिएंट नॉर्मल किया जाए, वो जनाब डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ लाया जाता है, डोरमेंट उसको कर दिया जाता है। हालांकि अच्छा, अब हमारी ये जो कैल्शियम है ना, मेटाबॉलिक फैक्टर, ये बेसिकली मेटाबॉलिक सिस्टम को भी बेहतर करती है। उस पर डॉक्टर सईद साहब ने पिछले लेक्चर पे बड़ी डिटेल से बात की थी। और बीटा सेल्स की जो प्रोडक्शन, उसमें पंपकिन फैक्टर जो है ना, पंपकिन सीड फैक्टर, बीटा सेल्स की प्रोडक्शन करता है, वो हमारे लबलबे को नॉर्मल करता है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। मजीद सर डॉक्टर साहब आप बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करें। डॉक्टर साहब इसको समझने के लिए आप ये मैं चाहूंगा हम आगे ना बढ़े, आप ना इसके ऊपर डिस्कस करें और हम इसको ना समझ जाए इस कॉन्सेप्ट को। आप दोस्तों ने इनसे कहा जी सर, हम शुगर स्पेशलिस्ट को ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारी जॉब ये है कि हम लबलबे के बीटा सेल को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। जी सर, जी सर, जी बीटा सेल की जी सर, सॉरी सर, एक्टिव होगी तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। प्रोड्यूस करना नॉर्मल हो जाएगा। जी हाँ, हमारा फोकस जो है लबलबे के बीटा सेल को ये करना है। जब हम ये बात करेंगे तो वो फौरन मान जाएगा कि ये जानते हैं साइंस को ना, वो कन्विंस हो जाएगा। ऐसी है जी डॉक्टर साहब, प्लीज। बिल्कुल जी ऐसी जी सर, सर सॉरी सर, मैं जरा थोड़ी सी ना डॉक्टर फजल इमशान साहब से और दूसरे दोस्तों से मशावरत करना चाहता हूँ। इसको ऑथेंटिक ना समझें, लेकिन मेरे ध्यान में एक पॉइंट आ रहा है जो कि मैं, हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग हो, लेकिन वेरीफाई करना चाहता हूँ। डिस्कस चल रही है तो इसमें थोड़ा सा अपना नुक्ता नजर भी बयान करना चाहिए। होता यह है कि बीटा सेल जो है वो मेरी नजर में वो सेल है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करते हैं और फिर वो ग्लाइकोजन एनर्जी में तब्दील होता है। जी, जैसे हर चीज मेटाबॉलिज्म का ना, बिल्कुल सही फरमाया, मेटाबॉलिज्म का वो सिस्टम, मेटाबॉलिज्म का जो तोड़ फोड़ का अमल होता है ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो उसमें बीटा सेल, तो बीटा सेल ना सिर्फ पैंक्रियाज में बल्कि लीवर में और ब्रेन में भी और दूसरे जो ऑर्गन है उनमें भी काम करते हैं। जहां पे भी तोड़ फोड़ का अमल होगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होगा, वहां पे अमल करते हैं। जहां पे एनर्जी में तब्दील होते हैं ना, तो इसकी जो है बीटा सेल इम्यूनिटी से तल्लक रखते हैं। और अगर ये ऑटो होते हैं, ऑटो इम्यून होते हैं, या अगर ये रिवर्स एक्शन करना शुरू कर दे तो फिर ये खराबी पैदा करते हैं। बहुत रिवर्स एक्शन शुरू कर दें तो फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी इस कॉन्सेप्ट को लिखवा दें आप। बस ऐसे कि वो एपिलेप्सी में भी ऐसा ही होता है ना, बीटा सेल जो है वो थोड़े से डिसफंक्शन होते हैं तो फिर वो फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। लीवर में भी ऐसा ही होता है, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, सोरासिस हो जाता है। आर्थराइटिस में भी ऐसा ही होता है, स्किन में सोरासिस में भी होता है। और जो हमारे जो है रिमेटिज्म, उसमें भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद जो कैंसर सेल है उनमें भी ऐसा होता है, प्रोस्टेट के मसाइल में भी होता है, ब्रेन की जो ट्यूमर वगैरह है या इस तरह का मामला, जहाँ भी बीटा सेल जो है इनएक्टिव होंगे, ये वो अपना ऑटोइम्यून डिजीज पर हमला कर, मतलब इनएक्टिव होने का मतलब रिवर्स वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। जी जी सर। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगे? बीटा सेल्स का जो लिखवा लें सर। हाँ जी, सॉरी, लिखवा दे। इकरार भी उर्दू अच्छी लिखवा देंगे। आप इकरार भी ना जरा मिलके लिखवा दे, वो बड़ा आसान और सिंपल है। अच्छा जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो हमारा आर्गन है पेंक्रियाज, जिसे लबलबा कहते हैं, उसका बुनियादी काम जो है इंसुलिन सिक्रीट करना है। इंसुलिन क्या करती है कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे वो तारिक भाई कॉन्सेप्ट देते हैं कि टाइप 1 में ये होता है
कि वो जो आपकी चाबी है वो होती नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ये होता है कि वो चाबी टूट जाती है। इससे क्या मुराद है कि इंसुलिन ने इसमें जो इकरार भी यहाँ ग्लूकोज एक दोस्तों को एक चीज, टाइप 1 वो होती है जो पैदाइशी तौर पे ही जी जी आपका कंट्रोल वो करने के लिए इस्तेदाद ही नहीं होती उसकी, हाँ वो हाँ जी, एक नॉन फंक्शनल लबलबा होता है। 100% शुगर होती है, उसमें लबलबा ड्यू टू सर्टेन फैक्टर नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन टाइप उनको 2 हम सिर्फ इंसुलिन ही लगाते हैं और कोई हल नहीं जी होता। सर जी सर जी सर जी सर। टाइप 2 अच्छा में ये होता है कि इकरार भाई, मैं इसमें एक थोड़ी सी बात आपसे जो है ना गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। जी वो प्लीज ये है कि जो हमारी BCM मशीन है वो जी ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, तो जो ऑलरेडी जो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसकी जी कंजम्पशन में और उसको शुगर को कंट्रोल करने में भी डिकम्पोजिशन ये जी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जी 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान साहब ने बड़ा अच्छा ऐड किया। मैं लास्ट टाइम भी इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि ये माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, और निश्तर हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये डिप्टी रजिस्ट्रार भी रहे हैं, और हमारे आगाज के साथी हैं। टाइम्स में इन्होंने बड़ी रिसर्च की प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा। उसमें डॉक्टर साहब इस तरह है कि वो दुनिया में कहा जाता है कि ये जो शुगर है उसके इलाज में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर कि हमने अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है, दूसरा जो फैक्टर है वो हमारी फिजिकल एक्सर्शन होती है, और तीसरा जो फैक्टर है वो मेडिसिन है। तो ये 33% इन तीनों फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि डाइट को हमने कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्सर्शन करनी है और मेडिसिन लेनी है। 33% ये तीनों चीजें रोल प्ले करके शुगर को कंट्रोल कर रही होती है। तो BCM बेसिकली हमारी वो जो फिजिकल एक्सर्शन है, जिसमें जैसे हम फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें कैलोरीज बर्न करती है, और वो जो कैलोरीज बर्न होती हैं ऑब्वियसली उसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो नीचे आता है ना, बढ़ी हुई शुगर नीचे आती है। तो BCM जो है वो ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। लास्ट टाइम मैं गुजारिश कर रहा था कि बेस्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो फिजिकल एक्टिविटीज के कोचेस हैं वो बहुत बेस्ट लेवल की एक्सरसाइजेस करवाएं, तो हमारी जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है ना उसको वो इनहेंस करवा सकते हैं। लेकिन BCM जो है बैठे बिठाए आम हम एक्सरसाइजेस करें डिफरेंट ऑर्गन्स की, तो हमारी सर्कुलेशन बेहतर हो रही होती है। लेकिन BCM जो वाइटल रोल प्ले करती है वो हमारा जो माइक्रो सर्कुलेशन का सिस्टम है ये माइक्रो का बेहतर कंसेप्ट समझाना है सर। माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करती है, और ये जो पुअर माइक्रो सर्कुलेशन का बॉडी में जो निजाम हो जाता है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से और कम होने से भी ज्यादा मोहलिक होता है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो ऑर्गन जो इंसुलिन जनरेट करता है, जिसे पेंक्रियास कहते हैं, जिसे लबलबा कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि ऐसा ऐसा उसके सेल किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता कि एट वंस जो है वो पेंक्रियास जो है मुकम्मल तौर पे नॉन फंक्शनल हो जाए, सारे उसके बीटा सेल्स डेड हो जाए। अब एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी में फौरी तौर पे जब अद्वियात देते हैं या फौरी तौर पे इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं, तो वो जो लबलबा है वो डोरमेंट होना शुरू हो जाता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो तेजी से जो है इन्हतात पजीर होना शुरू हो जाती है। अब वो क्योंकि मसनूई तरीके से हमारी बॉडी में वो अमल जो लबलबा वो रोल जो लबलबा प्ले करता है कि इंसुलिन सेक्रीट करके नेचुरल तरीके से ग्लूकोज को डिकम्पोज करता है और उसको एनर्जी की फॉर्म में क्रिएट करके सेल को वो एनर्जी मिलती है, वो अमल ये दवाइयों से लेना शुरू कर देते हैं। और फिर वो दवाइयों की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, और बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि लबलबे को तेजी से दवाइयाँ नॉन फंक्शनल करती हैं, डोरमेंट करते हैं। अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता लबलबे की फंक्शनिंग जो है वो मतलब डिक्लाइन का शिकार होती है। इस सूरत हाल को अमेरिका में तरक्की याफ्ता ममालिक में प्री डायबिटिक कंडीशन कहा जाता है, और उसमें उन डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि लबलबे को वो फंक्शनल करते हैं, लबलबे को नॉर्मल करते हैं, उसकी सलाहियत को जो है 100% करते हैं ताकि मरीज जो है नॉर्मल हो जाए, वो शुगर का मरीज ना बने। हमारे यहाँ फौरी तौर पे उस मरीज को शुगर का मरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, डॉक्टर फजल रहीम चौहान साहब, कि पहले चाहे वो रैंडम डायबिटीज हो या फास्टिंग की डायबिटीज, उसके स्टैंडर्ड्स और थे। अब ये हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने उन स्टैंडर्ड्स को नीचे किया कि 100 के ऊपर जो है
फास्टिंग में अगर शुगर 100 से ज्यादा है तो वो कहते हैं जी शुगर है इसको, या रैंडम में 140 160 से ज्यादा है तो वो कहते हैं जी कि ये जो है ना डायबिटिक पेशेंट है। और अभी अमेरिकन डायबिटीज सोसाइटीज ने ये स्टैंडर्ड थोड़े रेज किए, पहले उन्होंने नीचे किए थे लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस है उनको रेज किए नहीं, यहाँ वहाँ पे फौरी तौर पे वो पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर नहीं करते। तो हमारे यहाँ अद्वियात के जरिए वो काम किया जाता है, जो लबलबा हमारा नेचुरल तरीके से काम कर रहा होता है और लबलबे को डोरमेंट कर दिया जाता है, उसकी एफिशिएंसी को जो है वो डिक्लाइन, फौरी तौर पे डिक्लाइन की तरफ ले जाया जाता है। तो बाकी इसके ऊपर डिटेल से जो है वो मतलब डॉक्टर चौहान साहब इस पे डिटेल से रोशनी डालें और माशाल्लाह थैंक यू मुस्तफी साहब ने भी, और फिर आप लोग प्लीज डॉक्टर इरफान साहब से भी हेल्प लें प्लीज। जी जी इकरार भी आपने बहुत प्यारा एडिशन किया। मैं अपने सब दोस्तों को, वेलनेस लीडर को मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, आप सब दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट चेक करें कि आपको या आपकी फैमिली को 200 तक अगर शुगर हो गई है, तो पिछली दफा एक दोस्त ने बात की थी कि 200 तक शुगर हुई है, क्या हुआ कि पेशाब बार बार आना शुरू हुआ, पेशाब बार बार आना शुरू हुआ, जिस्म से प्रोटीन निकलना शुरू हो गई, प्रोटीन निकलना शुरू हो गई, वीकनेस शुरू हो गई। तो अब आपको, अगर आप चले गए दवाई की तरफ, तो अब आप समझ जाएंगे, अगर आप मेडिटेशन की तरफ, मेडिसिन की तरफ चले गए, एलोपैथी मेडिसिन की तरफ चले गए, तो अब आप कन्फर्म जो है वो डायबिटिक हो जाएंगे। तो आपने इसको रिवर्स करना है। आपने क्या करना है, आपने मेडिसिन नहीं लेनी, आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। और हमारे पास पीसीएम अवेलेबल है। इकरार भी ने बहुत अच्छी रोशनी डाली। तो पीसीएम को समझाने के लिए ना बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ये ट्रेनिंग हमारी मुकम्मल हो जाए, हमने ना सब दोस्तों ने मिलकर एक देसी जुबान में एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, कि खुराक मुंह में आती है, सेल तक जाती है, क्या प्रोसेस होता है, तो उस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो बीसीएम है ना, सेल है ना हमारा सेल, तो सेल के अंदर जो है बीसीएम का क्या काम है, सेल हमारा चूल्हा है ना, मतलब सेल की जहां पे बात आएगी ना, आप जहन में फौरन ले आई चूल्हा, केड़ा चूल्हा, पिंड दा चूल्हा, ठीक है, ये गैस वाला चूल्हा नहीं, ये मॉडर्न चूल्हा नहीं, पिंड दा चूल्हा। जिसको गांव का चूल्हा, जिसने गांव का चूल्हा एक दफा चलाया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं चलाया हुआ तो पिंड जाओ ते जाके चूल्हा जलाने का, चूल्हा चलाने का तजर्बा हासिल करिए। रोटी पकाएगी खातून, आप उसे कहेंगे कि बालन नो मैं मैनेज करना है बस, ठीक है। तो क्या होता है कि चूल्हे के अंदर अगर आपने ईंधन ज्यादा डाल दिया, थोड़ा सा ज्यादा डाला, तो क्या होता है, आग बढ़ जाती है, हांडी जल जाती है। अगर आपने चूल्हे के अंदर ईंधन भर दिया, फुल कर दिया, आपने चूल्हे के अंदर फुल कर दिया, तो क्या होगा अगर आपने चूल्हे को ईंधन से भर दिया तो क्या होगा, दोस्त बताइए। आग खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन न रहने की वजह से आग ही नहीं जलेगी। जी बिल्कुल। तो चूल्हा जब आपने भर दिया ना, चूल्हा फुल कर दिया, अब ऑक्सीजन की अंदर स्पेस नहीं है, आग बुझ जाएगी, चूल्हा धुआं छोड़ना शुरू कर देगा। तो अब खातून क्या करेगी, फौरन उसमें से आधा ईंधन निकाल के साइड पे करेगी, और आधा या 1/4 ईंधन रखेगी, और फौरन क्या पकड़ेगी, वो क्या चीज पकड़ेगी, वो आग नहीं, फूंकनी लेगी, फूंकनी लगा के फूंक लगाएगी, ऑक्सीजन को बढ़ाएगी। फूंकनी की जरूरत क्यों पड़ी, इस वजह से पड़ी, चूल्हे के अंदर आग बंद होगी, फूंकनी की जरूरत पड़ी। तो आप समझ जाएं शुगर वालों के साथ क्या होता है कि उनके जो चूल्हा है, सेल है, उसके अंदर आग बंद हो गई है, आग बंद हो, तो हमें फूंकने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास 2 फूंकनियां हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारे पास सिर्फ 2 फूंकनियां हैं। एक फूंकनी है एक्सरसाइज, और दूसरी जबरदस्त लेटेस्ट फूंकनी है, वो है बीसीएम। तो ये दोनों क्या करेंगी, चूल्हे के अंदर फूंकनी रख के वो क्या करती है, हवा मारती है। हवा मारने का मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया जाए, चूल्हे के अंदर जो ईंधन है उसको जलाना वो बर्न होना शुरू हो जाए। चूल्हे के अंदर ईंधन बर्न होता है, जलता है तो तवानाई बनती है। तो इसी तरह शुगर वालों के साथ क्या होता है, उसके चूल्हे के अंदर आग नहीं जल रही होती, दरवाजा बंद होता है। तो हमने क्या करना है, हमने फौरन अंदर, हमने 3-4 अटैक करते हैं ना, हम एक अटैक की बात कर रहे हैं कि अभी हम ना उसके सेल के अंदर ना फूंकनी मारते हैं और उसके अंदर बर्निंग शुरू करते हैं, कैलोरीज बर्न करना। आपने सुना होगा पढ़े लिखे लोगों से, उतनी कैलोरीज लो जितनी बर्न हो जाए। तो लोगों ने कैलोरी टेबल बनाया होता है कि आज की मेरी कैलोरी पूरी होगी तो मैं अब कोई कैलोरी नहीं लूंगा। तो ये हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद है कि राना साहब आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े साइंसी मसले को बहुत आसान देसी जो है ना तरीके से समझा दिया, हमारे जहनों को बहुत क्लियर किया है। एक्सीलेंट, वेरी गुड राना साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
तो बहरहाल तो बीसीएम में ने क्या करना है सर, फूकने का काम करना है, सेल के अंदर कैलोरीज बर्न होना शुरू होंगी, बर्न होना शुरू होगी। अब हर शुगर वाले के मुंह पे एक जुमला होता है, जिस्म में जान नहीं है, जिस्म में जान नहीं है, ठीक है। क्यों जान नहीं है? क्योंकि उसने शुगर इंटेक उसका ज्यादा है, शुगर इंटेक ज्यादा है, तो वो अब वो शुगर क्या कर रही है, सेल के अंदर नहीं जा रही, सेल के बाहर फिर रही है और खून के अंदर शामिल हो रही है। अब उसको क्या किया जा रहा है, एलोपैथी वाले क्या करते हैं, वो अननेचुरल तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। फिर बहुत अच्छी बात की अभी दोस्तों ने कि लबलबे के बीटा सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने उसका काम छोड़ दिया, आपने उसको दवाई पे डिपेंडेंट कर दिया, वो काम करना छोड़ देते हैं, तो ऐसे ऐसे उनके बीटा सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आपने ये कांसेप्ट बड़ा अच्छा बताया सब दोस्तों ने पिछली क्लास में और इस क्लास में कि शुगर अगर 200 पे पहुंच गई है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जो है पीसीएम का इस्तेमाल करें। और इकरार भी ने बहुत अच्छी 3 तकसीमें की, इकरार भी ने ना बहुत जबरदस्त 3 आज की वो बातें थी, 33%, 33%, 33%। तो इकरार भी क्या क्या कहा आपने, 33% क्या क्या चीजें कही, 33% लाइफस्टाइल, आप जरा उसे रिपीट कर दें, उसको मैं चाहूंगा फिर लिखवा भी दे कोई दोस्त ना। आपने कहा हाँ जी, देखिए दुनिया में जो डायबिटीज मैनेजमेंट है ना, उसमें 3 फैक्टर्स जो है ना रोल प्ले करते हैं। 33% जो है वो फिजिकल एक्सर्शन है, एक्सरसाइज है जी। 33% जो है डाइट जो है ना कंट्रोल वो है, मैनेज करवाते हैं, डाइट प्लान बेहतर करवाते हैं। और 33% मेडिकेशन है, अद्वियात है। ठीक जी, है। अब वो मेडिकेशन जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि 33% जो हमारे पास सप्लीमेंट्स है ना, वो इतना जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारी कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर है, वो एक तरफ तो उसमें पेंक्रियाज को की कैपेसिटी को वो बिल्ड करती है, बेहतर करती है, क्योंकि उसमें पंपकिन सीड फैक्टर होता है, वो हमारे जो बीटा सेल्स है ना उनको इनहेंस करती है। और दूसरा वो कैल्शियम ऑब्वियसली मतलब जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना, उनकी एक्टिविटी को, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। और एक बड़ी वजह, जैसे वो WHO कहता है कि 119 बीमारियां जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आती हैं, तो उसमें वो ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। और कार्डियक डिजीजेस का बड़ी वजह जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि कैल्शियम ने जो है कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, कैल्शियम ने कार्डियक नर्व्स को जो है स्ट्रेंथन करना होता है। इसी तरीके से कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो बीटा सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और जो पेंक्रियाज है उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो रही होती है। तो ये जो मेटाबॉलिक फैक्टर है, एक तरफ तो उसमें पंपकिन सीड फैक्टर जो है उसकी लबलबे की इस्तेदाद जो है उसको बेहतर करता है, एफिशिएंसी बेहतर करता है। और दूसरी तरफ वो जो हमारी नेचुरल कैल्शियम है वो लबलबे को स्ट्रेंथन करती है ताकि वो नॉर्मल इंसुलिन जनरेट करे। तो वो मैंने 3 फैक्टर्स गुजारिश किए। ये 3 फैक्टर्स जो है शुगर को नॉर्मल करने में, शुगर वाले पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। एक फिजिकल एक्सर्शन यानी एक्सरसाइज, 33% इसका रोल है, 33% डाइट कंट्रोल करने का रोल है, और 33% मेडिकेशन है। जो मेडिकेशन है तो उसमें ऐसा तरीके से हमारी कैल्शियम 2 जो है या मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम ये बड़ा रोल प्ले करती है। चिटोसान का फिर अपना किरदार है, और ये जो हमारी ग्रेप एक्सट्रैक्ट है उसका अपना किरदार। ये तीनों चीजें मेडिकेशन में मैं कहता हूँ 100% रोल प्ले करती है। हमें दवाइयों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज आगे। इसमें सर इकरार भी, इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे कि जो जी प्लीज। फिजिकल एक्सर्शन है ना जी इसमें 20% आपकी फिजिकल एक्सर्शन का रोल है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो जी सर, बेनिफिशियल है, और 13% हम उसको शेयर देंगे बीसीएम को ना। हाँ, मोर एग्जैक्टली वो इफेक्टिव माइक्रो है सर्कुलेशन आपका एक्सरसाइज करना। जी। तो मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा ना। हाँ मैं चौन भी, मैं भी चीज ने तमाम दोस्त ने ये चीजें लिख ली। एक तो है 33% एक्सरसाइज, तो हम एक्सरसाइज में वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? एक हम एक्सरसाइज करवाएंगे, दूसरी बीसीएम, मतलब हमारे पास एक्सरसाइज और बीसीएम का कॉम्बिनेशन है ना, तो हमारा कोई सानी नहीं है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। पहली चीज आप लिखिए, इकरार ने जो लिखा ना 33% एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आप लिखिए बीसीएम प्लस एक्सरसाइज, ठीक है। और ये गलत डुप्लीकेशन है कि बीसीएम एक्सरसाइज का नेमुल बदल है, नेमुल बदल नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों चीजें मैं कहता हूं कि ये ना ये मिसाइल की तरह काम करेंगी शुगर वाले के ऊपर ना। ये दो फुल ताकतें हैं, फूंकनियां हैं, ये फौरन सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देंगे। और इकरार भी बार बार बात कर रहे हैं माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन। ये क्या है? बारीक नालियों के अंदर खून की रवानगी, ठीक है।
तो अभी सेहतमंद लोगों की भी बारीक नालियों के अंदर खून की रवानगी नहीं होती, उनकी भी बहुत बड़ी परसेंटेज ब्लॉक होती है, इससे जिंदगी चलती जी रहती सर, है, कोई लेकिन जी सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। ठीक है, इसके जी सर, वजह से सिस्टम, तो आप लिखिए एक्सरसाइज में दो चीजें लिखिए, बीसीएम और एक्सरसाइज, और दूसरा लिखिए लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल में हमारे पास चीट टेबल है, ठीक है, इसमें भी हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, हमारे पास जो नॉलेज है वो शायद किसी के पास भी नहीं है। आप चीज साइकिल है ना, चीज साइकिल को फॉलो करिए, ठीक है। चाइनीज ने चीज साइकिल क्या है, चीज साइकिल असल में उसका नाम चीज साइकिल है, असल में वो सर ये बाकी माइक है, क्लोज कर लें अलविस, बाकी माइक क्लोज कर लें। जी मैं कर लेता हूँ। असल में वो चीज साइकिल जो है वो उसका मॉडर्न नाम है। तो असल में वो क्या है, वो ये है कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, ये है चीज साइकिल। आप जी, अपनी इस मशीन को अल्लाह नेचर के साथ कनेक्ट कर दें, मतलब हमारा स्लोगन है लेट्स कनेक्ट विद द नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट करें। इस वक्त मैं यहाँ पे भी मैंने बात की, मुसलमानों पे अल्लाह का करम हुआ, हमने 1 महीना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना खाया, ठीक है, और 1 महीना हमारे ऊपर अल्लाह का करम हुआ, और नॉन मुस्लिम के ऊपर अल्लाह का 12 महीने करम हुआ, वो 12 महीने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना खाते हैं, और मुसलमानों के ऊपर 11 महीने अल्लाह की लानत बरसती है, और हम अपने आप को अफजल कौम कहते हैं। हम अपने आप को अफजल कौम कहने के अहल नहीं हैं, हम नेचर के खिलाफ चल रहे हैं। दीन हमारे पास है, उसका अमल हमारे ऊपर नहीं है, हमारा दीन ये गले से ऊपर ऊपर ही है, इससे नीचे हम दीन को नहीं जाने देते। नमाज में पता नहीं हम सुबह से लेके शाम तक की 20 दफा कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, फिर भी हमें सीधा रास्ता नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो बोलने का भी जो अंदाज है ना, ये गले से ऊपर ऊपर ही है। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम दोस्त को कहते हैं यार ये एक काम पे कर दें, और सरसरी बात जुबान में क्या, हाँ यार कर देंगे, चल ठीक है, और पता होता है उसने नहीं करना होता, क्योंकि उसे भी ये पता होता है ये क्या है, कौन से स्टेशन से रहा है, एम चलते फिरते कह रहे जी, अगर ये संजीदा होता ना तो मुझे कोई सही तरीके से कहता। तो अल्लाह भी अपने हदूदों, कयूद, कानून, कायदे नहीं बदलता। तो अल्लाह अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, इस वक्त सब कुछ नॉन मुस्लिम को दिया हुआ है, सब कुछ नॉन मुस्लिम के पास है, क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्ट है। और हम सो कॉल्ड मुस्लिम्स के लिए सबसे मुश्किल काम सुबह को जागना है, सबसे मुश्किल काम। और सुबह को जागे रहना ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, बहुत बड़ा मसला बन गया कि आप अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, मोहल्ले वालों को, इवन के खुद सुबह जाग के दिखाएं आप। तो अगर हम सुबह नहीं जागेंगे तो सुबह रिस्क की तकसीम हो रही है, रिस्क की तकसीम हो रही है, तो फिर हम, हमारा शुमार बदकिस्मत कौमों में होना चाहिए, और हम बदकिस्मत कौमों में शामिल हैं। सुबह रिस्क अल्लाह ताला तकसीम करता है, और क्या होता है, नॉन मुस्लिम उस रिस्क को समेटते हैं। हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी भी रिस्क है, इल्म हासिल करना भी रिस्क है, ये रिस्क बांट रहा है। तो देख लें हमारे कितने लोग यहाँ पे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें ना अमल की तौफीक दे। तो दूसरी चीज तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। सर करार भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है ना, जो हम जो मैनुअल जो मीटर होता है ना ग्लूकोज चेक करने का, अब जो उंगलियों के पोर है ना, वहां से जब हम शुगर चेक करते हैं तो वो तकरीबन 30 पॉइंट ज्यादा आती है। और जो बड़ी नालियों में खून का टेस्ट होता है ना, जो लेबोरेटरी वाले टेस्ट करते हैं, तो उसमें 30 पॉइंट शुगर कम होती है। ठीक है, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट उसके साथ में जो मरीज करवाता रहा हूँ ना, तो उसने ये कहा है कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है यहाँ पे शुगर की मिकदार ज्यादा होती है। तो बीसीएम जो है ना, ये बड़ा रोल प्ले करती है कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसकी बढ़ी हुई जो शुगर है ना वो कम करती है। तो आप पॉइंट लिख रहे थे, तो उन पॉइंट्स के अंदर ना सर इकरार भाई ने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो चौथा पॉइंट सर भी वो बहुत जरूरी है, वो मैं चाहता हूँ कि वो भी ऐड करें इसके साथ। अपना हाफिज साहब, आप साहब इस पॉइंट को प्लीज रिपीट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि उंगलियों में 30 पॉइंट ज्यादा आती है, और जो वेन से ली जाती है, वेन से जो ली जाती है वो माइक्रो नहीं है, वो मैक्रो है ना, तो उसमें 30 जी। पॉइंट
कम आता है इसको 30 पॉइंट कम आता है। अच्छा 30 पॉइंट कम आता है सर। और ये जो वो बता रही थी कि चूंकि ना सर्कुलेशन जो कैपिलरीज के अंदर सर्कुलेशन कम होती है, तो लिहाजा यहाँ पे शुगर की जो मिकदार होती है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा जो हमारी बीसीएम है ये माइक्रो सर्कुलेशन को ना जब बढ़ाती है तो यहाँ पर भी हमारी जो शुगर है, जो कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, कैपिलरी के जरिए से सेल मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होता है वो मतलब हो रहा होता है कैपिलरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर होना बहुत जरूरी है सर, बनिस्बत वेन और वेन के और वैसे दूसरी जो शरीयान है हमारी बड़ी, उनकी बनिस्बत माइक्रो सर्कुलेशन का होना बहुत। अगर हम मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमल हालत में अगर रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम माइक्रो सर्कुलेशन को, कैपिलरीज की सर्कुलेशन को, क्योंकि कैपिलरीज की सर्कुलेशन जो है ये असल मेटाबॉलिज्म की परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो यहाँ पर शुगर की मिकदार 30 पॉइंट ज्यादा होती है सर, सारे लोग बेशक चाहते हैं। वो जो मीटर होता है ना, क्या नाम है, ग्लूकोमीटर आप लेते हैं ना, ग्लूकोमीटर, और उसको ना उंगलियों से चेक करते हैं, उंगलियों से खून निकाल के चेक करते हैं, जबकि लेबोरेटरी वाले वेन से खून निकाल के चेक करते हैं। आप सब आपने, मैंने तो लिख लिया, सब दोस्त लिख लिया। उंगलियों में 30 पॉइंट शुगर ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा होती है सर। 20 से 30 सर लिख लें, जरूरी नहीं होता 30 होता। ठीक है, हाँ 20 से 30 तकरीबन। ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा सॉलिड और बड़े मजबूत पॉइंट इकरार भाई हमें बताते हैं। जब बोल रहे होते हैं तो लगता है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं ना, इतनी अच्छी वर्डिंग, इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन और इतना जबरदस्त। मैं बहुत मतलब उनकी बातों से ना लेता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बातें होती हैं, एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं। तो सर आपकी इजाजत से ना मैं चाह रहा हूँ कि हम मतलब एक प्रॉपर जो है ना, किसी भी कस्टमर को, हम खुद कस्टमर है, हमारी फैमिली में कस्टमर है, या हमारा वैसे मतलब कस्टमर है ना, तो उसको हम ना ये 3 पॉइंट तो बहुत सॉलिड है, बहुत वैलिड है और बहुत शानदार है, एक्सीलेंट। लेकिन उसमें हम एक चौथा पॉइंट भी ऐड करेंगे। वो चौथा पॉइंट है कि हम हर तरह की जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बंद कर अवॉइड करेंगे। मतलब अपने खानों के अंदर ना हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को वो न ले, उसको कोशिश करे शौरी तौर पे अपने लाइफस्टाइल के अंदर कार्बोहाइड्रेट से हर तरह मुमकिन तौर पर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हर चीज में होते हैं ना, लेकिन बाज चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी तरबूज है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है सर। तो इसी तरह मतलब गंदम है, चावल है, चीनी है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब वो चार्ट बना हुआ है बड़ा, आप हर बंदा जो डायबिटिक पेशेंट है उसको समझ आ गई है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमने अवॉइड करने हैं। ये बहुत अहम फैक्टर है कि इधर से हम इंसुलिन ले रहे हैं और उधर से जनाब हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट की भरमार कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमारा जुबान का जो चस्का है, हमारा जो टेस्ट कॉन्शियस जो हम हो गए हैं, उसमें टेस्ट कॉन्शियस का जो मतलब होता है वो सबसे ज्यादा जो देखिए ना, हम 6 खुराकें खाते हैं ना, उन 6 खुराकों में जो ज्यादा टेस्ट कॉन्शियस और हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के एडिक्ट हो गए हैं। हम अपनी डाइट में ओवरऑल अगर हम अपनी डाइट को देखें, सुबह दोपहर शाम जो हम खुराकें खा रहे हैं, उसमें आप सारे लोग अगर गौर करें तो एडिक्शन जो है ना हमारी, जो हम आदी हो गए हैं, ज्यादा जो खुराकें, ज्यादा टाइप की जो खुराकें हम खाते हैं, वो ज्यादा टाइप की खुराकें हम कार्बोहाइड्रेट। अभी गर्मियां ना, गर्मियां, तो गर्मियों के अंदर जो सबसे ज्यादा मशरूब लिए जा रहे हैं,
जो डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट है, वो भी उसने भी ना सर दबा के रखू, फुल थ्रोटल दबाया हुआ है गर्मियों के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट वाले मशरूब का, ठीक है, कार्बोनेटेड प्रोडक्ट। मैं तो गांव में गया हूँ, मतलब हैरत हो गई है कि हर बंदा जो है ना मेहमान नवाजी जो है वो कार्बोनेटेड प्रोडक्ट से कर रहा है, पेप्सी से कर रहा है, इन चीजों से कर रहा है। तो इवन के शुगर के मरीज भी धड़ाधड़ पी रहे हैं इसको, मतलब जुल्म की बात है। तो ये बहुत अहम फैक्टर है कि हम सख्ती के साथ कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, हम प्रोटीन वाली खुराकें खाएं, प्रोटीन वाली खुराकों में भी इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि उनके लिए भी इंसुलिन लगानी पड़ती है, उनको भी उसके बाकी अगर कार्बोहाइड्रेट की खुराकों से अगर हम अवॉइड करते हैं, वो अगर हम नहीं खाते और हम प्रोटीन वाली खुराकें खाते हैं, तो सर प्रोटीन वाली खुराकों के अंदर भी इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि उनको भी इंसुलिन लगा के मैनेज करना होता है, उनको भी हम मेडिकेशन करनी पड़ती है, और उनको भी ना हमें मतलब वर्जिश करनी पड़ती है, उनको भी हमें बीसीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए भी हमें मतलब मुख्तलिफ जो है ना प्रोडक्ट खानी पड़ती है। तो एक चीज ये सही है, जबरदस्त हो गया, आप सब बहुत प्यारा ऐड किया थैंक यू हाफिज साहब। ये असल में हाफिज साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, इसको थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा हार्ट है, इससे जो डिस्टेंट ऑर्गन्स हैं, यानी दिल से जिन अज़ा का फासला ज्यादा है, वहाँ जब नॉर्मल इंसान होता है, जो हेल्दी इंसान होता है, उसमें भी ब्लड फ्लो उन एरियाज में कम होता है। जैसे हमारा पाँव है, हमारे अभी इन्होंने पोर्स की, उंगलियों के पोर्स की बात की और कैपिलरीज की बात की। असल में कैपिलरीज जो है ना, हमारी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो सेलुलर लेवल पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ब्लड को लेके ब्लड जो है जाता है, वहां से जितनी भी मतलब फासिद मादे होते हैं उनको लेके आता है और न्यूट्रिएंट्स को जो है सेलुलर लेवल पे पहुंचाता है। ये जो हमारी कैपिलरीज है, इनका रोल होता है, यानी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ये बेस्ट चैनल है ना, कि सेलुलर लेवल पे कैपिलरीज जो है वो फासिद मादों को जिस्म से बाहर निकालती हैं, वो जो सेलुलर मूवमेंट होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल तक पहुंचाती हैं। अब होता क्या है कि डायबिटीज के अंदर पर्टिकुलरली फिर न्यूरोपैथी आती है। न्यूरोपैथी का मतलब ये कि वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो हमारी रग्गे हैं या चाहे हमारी वो माइक्रोस्कोपिक रग्गे हैं जिनको कैपिलरीज का नाम दिया हाफिज साहब ने, अब वो कैपिलरीज जो है ना, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को न्यूरोपैथी कहते हैं। यानी न्यूरोपैथी की वजह से क्या होगा कि वो जो हमारे एंड एरियाज हैं बॉडी के, जो हार्ट से डिस्टेंट एरियाज हैं, वहाँ शुगर की जो है डिपोजिशन ज्यादा होगी, और वो जो मतलब हमारी ब्लड वेसल जिनकी वो कहते हैं 96,000 किलोमीटर उनकी लेंथ है ना, दुनिया के 2.5 चक्कर लगाए जा सकते हैं अगर हेड टू टेल उनको हम ज्वाइन करें। अब न्यूरोपैथी जो है ना, ये क्या करती है, ये माइक्रो सर्कुलेशन जो है उसको पुअर करती है। जब माइक्रो सर्कुलेशन पुअर होगी तो सेलुलर लेवल पे, और खासतौन वो एरियाज जो हार्ट से ज्यादा डिस्टेंट है, जैसे हमारा पाँव है, वो नमनेस का शिकार होगा न्यूरोपैथी की वजह से। वहां पे ऑक्सीजन कम जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे, जख्म जब होगा तो वो जख्म की हीलिंग देर से होगी, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन जो है वो गैंग्रीन में बदल जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो उंगलियों को काट देते हैं सर्जन, पाँव को काट देते हैं, और हर साल ये बीबीसी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में 2 लाख डायबिटिक पेशेंट जो है ना, वो न्यूरोपैथी की वजह से वो अपाहज हो रहे हैं, उनकी उंगलियां काट दी जाती है, पाँव काट दी जाती है। अब इसका मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं। बीसीएम क्या करती है कि बीसीएम माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करती है, सेलुलर लेवल पे जो कैपिलरीज की फंक्शनिंग है उसको बेहतर करती है, सेलुलर लेवल पे जो सेल के अंदर फासिद मादे हैं उनको एक्सक्रीट आउट करती है, सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स को बीसीएम पहुंचाती है, क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन, पुअर माइक्रो सर्कुलेशन को जो है एफिशिएंट करती है। इसका ना तो एक्सरसाइज परमानेंट सॉल्यूशन है, ना ही मेडिकल साइंस के अंदर कोई सॉल्यूशन, वो सीधा सीधा ऑर्गन रिमूव कर देते हैं। तो हम बीसीएम की प्रमोशन से और हमारी जो मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है इसकी प्रमोशन से, चिटोसान और इसी तरीके से और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रमोशन से 2 लाख जो हर साल लोग अपाहज हो रहे हैं उनको अपाहज होने से बचा सकते हैं, उनको
नैरोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। नैरोपैथी का जो वाहिद सोल्यूशन है वो बीसीएम है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन शुगर के अंदर आती है उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। उस पे डॉक्टर चौहान साहब ने बड़ा वाज़ेह बताया कि वो जो हमारे किडनी के सेल्स हैं उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि नेफ्रॉन्स जो है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। जब नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो पाकिस्तान में किडनीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं, वो किडनी के पेशेंट बनते हैं। और पाकिस्तान में अब किडनी सेंटर्स बन रहे हैं, मुल्तान में, फैसलाबाद में, बड़े शहरों में अलहदा से गुर्दों के जो है वो अस्पताल बन रहे हैं। और वहाँ पर अक्सर अगर आप वहाँ पे सर्वे करें तो वो लोग होते हैं जो नेफ्रोपैथी शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं और वो रीनल चैलेंजेस की तरफ आते हैं और उसकी वजह से मजीद पेचीदगी आती है। तो इन सारे न्यूरोपैथी का बेस्ट सोल्यूशन हमारी बीसीएम है। बस ये थोड़ी सी मैंने वो कैपरीज के हवाले से गुफ्तगू कर ली। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, आप कोई दोस्त इसको ना आसान जुबान में ना लिखवा दे, इसको आसान जुबान में लिखवा दे। अच्छा, माशाल्लाह सर। जी जी सर, जी आप सब सर ये आप ही करें, आप करें, वो साथ साथ क्लियर करते जाएंगे करार भाई और फजल भाई। अच्छा अच्छा, मुझे ना जो उन्होंने मामला छेड़ा था मुस्फी भाई ने, एक तो ठीक है बीटा सेल का तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा उन्होंने छेड़ा था रिसेप्टर्स, ठीक है, सेल के रिसेप्टर्स, ठीक है, इसको जरा सादा जुबान में कि रिसेप्टर्स जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं या उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। तो इकरार भी उसको जरा एक्सप्लेन करें। एक तो बीटा सेल का पहलू बताया था, सेल की तरफ जब आए थे तो फिर वो रिसेप्टर्स की बात की थी। असल में वो जो रिसेप्टर्स है ना, जिसमें जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का मतलब ये कि वो जो हमारा आर्गन है पैंक्रियाज, वो इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट कर रहा होता है, वो इंसुलिन की फराहमी सही कर रहा होता है, लेकिन रिसेप्टर्स जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो ये जो कैल्शियम है ये क्या कर रही है जी, एक तो एक तरफ हमारी नेचुरल जो कैल्शियम है, एक तो वो उसको स्ट्रेंथन कर रही है हमारा ये जो पैंक्रियाज है। दूसरा वो जो उसमें पंपकिन सीड फैक्टर होता है वो बीटा सेल्स की प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर रहा होता है, और साथ ही ये कैल्शियम जो है उन रिसेप्टर्स को भी स्ट्रेंथन कर रही होती है, और वो जो कॉम्प्लिकेशंस है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला ये कॉम्प्लिकेशन है उसको भी नॉर्मल कर रही होती है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारी कैल्शियम के अंदर। इकरार भी रिसेप्टर से मुराद ये है कि जिस्म के वो हिस्से, वो मतलब सिस्टम जो उसको मसलन शुगर को जो एक्सेप्ट करता है, जिस तरह वो आंतों के अंदर होते हैं। जी सर, वो डिसेबल हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। वो रिसेप्टर डिसऑर्डर जब आता है ना तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको कहते हैं कि पैंक्रियाज अपना काम ठीक कर रहा है, वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है सेलुलर लेवल पे प्रॉपर नहीं जा रही होती रिसेप्टर्स में डिसऑर्डर्स की वजह से। तो ये एक बड़ा एडिशनल काम करती है हमारी कैल्शियम और वो पंपकिन सीड फैक्टर कि उन रिसेप्टर्स को नॉर्मल करती है, और वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली एबनॉर्मलिटी उसको भी नॉर्मल करती है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। इसको सर हम आसान लफ्जों में ये कहेंगे कि जैसे सेल के अंदर ना एक चीज वसूल कर रही है, एक चीज रिसीव कर रही है, उसे हासिल करना चाहती है, ग्लूकोज को, प्रोटीन्स को, और फिर वो सेल के अंदर जब बर्निंग होती है तो वो तवानाई बदलती है ना। तो वो जो रिसेप्टर है, यानी वो जो रिसीव करने का सिस्टम है, वो ब्लॉक हो रहा होता है। होता क्यों है कि जब हमारी कैल्शियम का लेवल रिड्यूस होता है ना, कैल्शियम कम होता है, तो वो सेल के अंदर ग्लूकोज को नहीं रिसेप्ट कर रहा होता, वसूल नहीं कर रहा होता, उससे वो वापस रिएक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता है, उससे ग्लूकोज बढ़ना शुरू होती है ना। तो इसमें इस सेप्टर को, रिसेप्टर वाले पॉइंट में जब आपका लेवल बढ़ता है ना, तो फिर आपके बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम उसको ये समझ लेता है कि बीटा सेल गलत आ गया कोई, वो उसको भी रोकना शुरू करता है, जिससे बीटा सेल डैमेज होते हैं। ये दो डिफरेंट उसमें ना चीजें हैं। और एक चीज आप जब लिखा रहे थे सर ना, उसको आप लिखवाएंगे तो मैं उसको चाहता हूँ, आपने बीसीएम और एक्सरसाइज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद आपका डाइट का पहलू ना, तो डाइट के पहलू में हमें सर लिखवाना है कि अगर शुगर का पेशेंट 2 से 2.5 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी डाइट ले और उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली डोज को कम कर ले। हमारा इशू ये होता है कि हम
जैसे अभी बड़ी खूबसूरत बात की इकरार भाई ने कि हम कोकेन से बड़ा नशा है मीठा, प्लेयर फील करते हैं, और हम अनजाने में सारे लोग मीठे के नशे ही हैं। वो जो ना लेने की वजह से हम लेजी से हो जाते हैं, थक जाते हैं, हम फौरन क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लें, कोई मीठा लें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। तो ये चीनी बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज है। इसमें आप ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे हर चीज में ना, बेकरी की कोई चीज खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, हर चीज में चीनी है। चीनी में जब चीनी को प्योरीफाइड किया जाता है, व्हाइट कलर में बदला जाता है, तो वहां जो एसिड यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। वो नुकसानदेह है बहुत ज्यादा। वो हमारी हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे कैल्शियम को भी डैमेज करता है। हमारी बॉडी के कैल्शियम को किलर है वो। अब हमें यहाँ ये समझाना मकसूद है लोगों को कि हम अपनी डाइट को मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सुबह नाश्ता किया, आप 10 बजे हल्का सा एक आड़ू खा लें। आजकल के सीजन में आप 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद फिर आप कुछ सलाद खाएं। यानी वो चीजें लें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो इकरार भी ने बताया ना 33% एक्सरसाइज, इसमें हमने लिखा बीसीएम और एक्सरसाइज ना, ठीक है। यस, ये हमारे पास सुपर कॉम्बिनेशन है, शायद ये किसी के पास हो ना। और दूसरा लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली ऐसे। हाँ लाइफस्टाइल की बात आई, वो भी 33% है, जिसमें आप चीज साइकिल को फॉलो करें, मतलब वक्त पे जी खाना शुरू करें। चौहान साहब ने इसमें बड़ी अच्छी ऐड कर दिया कि शुगर वाला बंदा पेट भर के खाना ना खाए, बल्कि है तो ये सबके लिए, आप 4 दफा ले लें मील ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, ये कहता तो इस्लाम भी हमें यही है ना। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, हम इस्लाम पे आ जाए। इस्लाम पे आ जाए, बिल्कुल ऐसी है। तो हम ना खाने के औकात जो है वो ठीक करें ना, खाने के औकात ठीक करें। और खाने में सबसे इम्पोर्टेंट खाना सुबह का नाश्ता है। और सुबह का नाश्ता कम से कम, मतलब आप जो है सनराइज से कम आधा घंटा पहले कर लें, कम से कम। अल्लाह ताला यस, हमें 1 महीना खाना खिलाता है, वो सनराइज से कम 1.5 घंटा पहले खिलाता है ना, 1-1.5 घंटा पहले खिलाता है अल्लाह ताला। तो उसको अल्लाह ताला को क्या लगे हमें, हम टाइम पे नाश्ता करें, अल्लाह ताला हमें फायदा पहुंचाना चाहता है, इसलिए अल्लाह तो हम ना चीज साइकिल को फॉलो करें और लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। चौहान साहब ने और हाफिज साहब ने भी बात कर दी, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप ना कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स को आप ना कम करें, ठीक है। ये चीजें आप ना उसमें लाएं। और फिर बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, आप सब ने एक्सप्लेन भी कर दिया, तरबूज, गंदम, चावल, चीनी, फ्रूट, इन चीजों को आप ना लाइफ से निकालें उस वक्त तक जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो जाती। और जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर आप चौहान साहब को भी हम देखते हैं हमारे साथ अक्सर कई दिन हमने गुजारे, तो चौहान साहब डंडी मारते रहते हैं। तो हम चौहान साहब को कहते हैं, चौहान साहब क्या बात है, आपको शुगर तो है ना। तो अब वो मैनेज करते रहते हैं, वो चौहान साहब माशाल्लाह बीसीएम रेगुलर यूज करते हैं, चौहान साहब जो है ना वो एक्सरसाइज माशाल्लाह रेगुलर करते हैं, और चौहान साहब सप्लीमेंट का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, तो चीजों को मैनेज करते रहते हैं। तो पहले हमने चीज को कंट्रोल में लाना है, उसके बाद अगर आपने थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी भी है तो वो आपको खुद आपको करना है। तो देखिए बहुत इजी है, हम ना कोई लायबिलिटी ना ले किसी कस्टमर की, ठीक है। अभी मैं एक कस्टमर को डील कर रहा हूँ, मैंने उसे कहा देखो मैं आपको नॉलेज दूंगा, बस मेरा काम नॉलेज देना है, हेल्थ मैनेजमेंट आप खुद करेंगे। अब क्या होता था, हमने कस्टमर को सर्विस देना शुरू किया, कहते हैं जी आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं और मेरा तो शुगर बढ़ गया है, ठीक है। अब शुगर बढ़ गया है तो मामे खान तू की किता तू कोई गड़बड़ की है तो वधे है ना, तो हम जिम्मेदारी क्यों ले। हम उसे कहेंगे भाई हमने आपको नॉलेज देना है, मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, मैनेजमेंट आप खुद करें। तो हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें और कोई क्लेम ना करें। ये क्लेम कौन लोग करते हैं, ये वीक सेलमैन क्लेम करते हैं, दावे करते हैं ये आप ले लो सप्लीमेंट 15,000 की आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। हम क्यों क्लेम करें, हम उन्हें बताएंगे हमने आपको पूरा मैकेनिज्म बताना है, पूरा तरीकेकार बताना है, और जो नॉलेज हम आपको देंगे और जो जो फैसिलिटी, जो सिस्टम हम हेल्थ का जो मॉडल है जो हम आपको देंगे, ऐसा मॉडल आप कहीं से हासिल नहीं कर सकते, ये हमें पता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, हम आपको गाइड करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला शुगर को हम कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात तारिक भाई, इससे जी अगला जो पॉइंट है, सॉरी अगर आपका पॉइंट मुकम्मल हो गया। जी जी इकरार जी, आप सब ऐड करें। हाँ सर, जो आप कार्बोहाइड्रेट का लिखा है ना वो रिड्यूस करें डाइट में, तो नंबर 5 पे हम जो हमारे पास ऑप्शन है, बाकी आई डोंट नो कि एलोपैथिक के पास, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, स्टडी नहीं है मेरी ना, लेकिन टाइम्स के हवाले से, टाइम्स की जो हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है ना, मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि
जो शुगर का पेशेंट है उसके अंदर इतना ज्यादा कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाता है, अब्जॉर्प्शन इतनी कम हो जाती है कि मतलब जो मतलब एलोपैथिक के जो लोग हैं ना, या जो मेडिकल के लोग हैं, या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको ये बात पता है कि जो शुगर का पेशेंट है उसके अंदर जब शुगर इनहांस होती है 300 पे, 400 पे, 500 पे चली जाती है, तो जो कैल्शियम है ये अब्जॉर्ब तो बहुत बड़ा ख्वाब हो जाता है, बहुत बड़ा शुगर के पेशेंट के अंदर। तो कभी भी, लेकिन हमारी कंपनी ने एक ऐसी टेक्निकल प्रोडक्ट डिजाइन की है, और उस वक्त सर ना जब डायबिटिक पेशेंट जो है जब उसकी शुगर बढ़ती है तो उस वक्त जो है ना मतलब कैल्शियम इतना बड़ा रोल, वाइटल रोल प्ले करता है सर, वाइटल रोल प्ले करता है, शुगर के पेशेंट के लिए वाइटल रोल प्ले करता है। और उस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कौन सी कैल्शियम ले और वो उसकी कैल्शियम जो है ना वो जज़ब हो जाए, हजम हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। उस वक्त हमारी कैल्शियम जो है ना उसके अंदर वो मेटाबॉलिक फैक्टर है, ठीक है सर। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक फैक्टर का मतलब ये है कि जो कैल्शियम है उसके लिए सोने पे तमाम चीजों से ज्यादा सोने पे सुहागा है। उसकी वजह ये है कि जो डायबिटिक का पेशेंट है, ये बड़ा मजबूत पॉइंट है सर, कि जितनी भी उसके अंदर इंसुलिन है उसको मैनेज करने वाला, स्विच ऑन करने वाला और स्विच ऑफ करने वाला, मतलब उस वक्त उसकी ना बाहर से इंसुलिन ले रहा है या अंदर से कुछ थोड़ी बहुत जो है ना इंसुलिन की जो रमक बची हुई है वो मिसमैनेज हो रही है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो उसका जो मतलब उसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब क्यों हुआ है? कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज्यादा जो इंसानी बॉडी में रोल प्ले करती है, वो जो भी इंसुलिन है, जितनी भी इंसुलिन है, जितनी भी मिकदार में इंसुलिन है, उसको मैनेज कर रही है और उसको काम पे लगा रही है, जिसकी वजह से शुगर का जो पेशेंट है उसको हमारी जो मेटाबॉलिक कैल्शियम है, एक तो मेटाबॉलिक कैल्शियम इसलिए है कि वो बॉडी के अंदर जाके मतलब श्योर है कि वो हजम होती है, वो एक्सक्रीट नहीं होती, वो जाया नहीं होती। तो हमारा कैल्शियम टेक्निकल कैल्शियम कंपनी ने बनाया मेटाबॉलिक फैक्टर, जो इसमें ना टाइप 1 के अंदर भी, अगर आप मेटाबॉलिक फैक्टर की सर डेफिनेशन करें, किसी भी मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं या टीचर है उनसे अगर डेफिनेशन करवाएं तो सर मेटाबॉलिक फैक्टर में 5 चीजें आती हैं। एक स्ट्रोक आता है, एक कोलेस्ट्रॉल आता है, सही है सर, और 2 चीजें जो आती है ना वो आती हैं टाइप 1 और टाइप 2, उसको मैनेज करना आती है। हमारा मतलब कैल्शियम, जो ही आप किसी सही पढ़ा लिखा और सही जानकारी वाला जो बंदा है मेडिकल का, उसको जब कैल्शियम मेटाबॉलिक कहेंगे तो वो एक दफा कान खड़े करके आपकी तरफ देखेगा और आपको मतलब वो सुनेगा कि कैल्शियम भी और मेटाबॉलिक भी। अच्छा आप तो सब ये चीजें लिखवा दें, आप सब ये 5 चीजें प्लीज लिखवा दें। आपने कहा मेटाबॉलिक में 5 चीजें आती हैं जी, 5 चीजें लिखवा दें हमें। स्ट्रोक आपने कहा, जी सर। स्ट्रोक। नंबर 2 है ना सर, क्या नाम है, ये टाइप 1 और टाइप 2 शुगर। अच्छा टाइप 1 एक अलग पॉइंट है, टाइप 2 एक अलग पॉइंट है। टाइप 1, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, ये इंपॉर्टेंट था, लिखवा दें टाइप 2, ठीक है जी। और नंबर 4 सर कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा ये भी मेटाबॉलिक है। अच्छा इसलिए शुगर जिसको भी होती है कोलेस्ट्रॉल लाजमी बढ़ता है क्योंकि वो सारा साथ चल रहा होता है। नंबर 5 सर, मेटाबॉलिक फैक्टर सर नंबर 5 में किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं हाँ चेक कर लें, सर्च कर लें, प्लीज चेक कर लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, ये आपने हमारा नॉलेज और बढ़ा दिया ना। और हमारे पास ना मेटाबॉलिक में एक तो हमारे पास कैल्शियम 2 है, कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर, और एक है हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिक टी।
ठीक है। एक मिसाइल हमारे पास कैल्शियम है, दूसरा मिसाइल हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिक टी है, और तीसरी हमारे पास बहुत सुपर चीज है जो मेटाबॉलिक पे काम करती है, वो हमारी बीसीएम है। तो शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनको आप ये तीनों ऑप्शन अगर देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो इकरारमी ने जो बात की थी, इकरारमी कह रही थी 33% एक्सरसाइज, उसमें हमने लिखा बीसीएम और एक्सरसाइज, और नंबर 3 लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर अभी बात चल रही है कि आप ना चीज साइकिल को फॉलो करें। ठीक है, अच्छे मुसलमान बन जाए, बस अच्छे मुसलमान आप बन जाए, चीज साइकिल को फॉलो करें, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर ले। आप सबने बताया कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दे, ठीक है, निकाल दें, शुगर कंट्रोल करने के लिए फिलहाल निकाल दें तो अच्छी बात है। हाँ, शुगर कंट्रोल में आ जाए फिर थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लें। और नंबर 33% जो था इकरार ने बताया वो थी मेडिकेशन ना, कि मेडिकेशन आपने करनी है, और हमारे पास इसके लिए बहुत सुपर मेडिकेशन है, वो है चिटासन और चिटासन स्पोरेलिन, चिटासन और सेल। चिटासन और सेल का हम ना कॉम्बिनेशन बना के देंगे खाने से आधा घंटा पहले भी हमने बात की थी। शुगर वालों को चिटासन और सेल आप खाने के तीनों टाइम फौरन आपने शुगर को कंट्रोल करना है, ऐसे फौरन चंद दिनों में, विद इन अ वीक आपने इसको काबू में करना है। तो चिटासन और सेल आप दोनों मिला के दें उन्हें खाने से आधा घंटा पहले। ठीक है, जैसे नाज़िम भाई ने पिछली दफा बात की कि एलोपैथी में क्या करते हैं, एक दवाई देते हैं खाने से पहले, वो क्या करती है, जो इकरार भी बात कर रहे थे, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स को गैर मसनूई तरीके से ब्लॉक करती है। क्यों ब्लॉक करती है? जो एलोपैथी पहले दवाई देते हैं, क्यों ब्लॉक करती है? इसलिए ब्लॉक करती है कि रिसेप्टर्स, खाना बंदे ने जो खाया है इसमें से जो शुगर है उसको जिस्म के अंदर ना जाने दे। तो जब रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जाता है तो वो शुगर को जब ब्लॉक करते हैं, शुगर के साथ और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। ये बड़े गौर से बात जो है ना उन्होंने, नाज़मी ने हमें पिछली दफा बताई थी कि उससे क्या होता है, आयरन, जिंक, कैल्शियम और बहुत सारी चीजें भी खुराक से आपके जिस्म में नहीं जाएगी, इसलिए पहले दवाई दी जाती है। अच्छा, उसके बाद में दवाई दी जाती है। बाद में जो दवाई दी जाती है कि शुगर जो खून में शामिल हो गई है उसको काबू किया जाए। हमने ये दोनों काम करने हैं, और ये दोनों काम हम नेचुरल तरीके से करेंगे। हम किसी चीज को गैर मसनूई तरीके से ब्लॉक नहीं करेंगे। हम जो है चिटासन और सेल देंगे। तो चिटासन और सेल क्या करेंगे, ये हमारा क्लींजर है, एक क्लींजर है, एक डिटॉक्सिफायर है। क्लींजर, डिटॉक्सिफायर, ठीक है। जिम्मेदार लोगों को बात समझ आ जाएगी। भल सफाई होती, खालों की सफाई होती है, ठीक है। खाले कौन से होते हैं? जो फसल को पानी लेके जाते हैं। क्या होता है, साल में एक दफा या दो दफा आप खालों की सफाई करते हैं। खालों की सफाई इसलिए करते हैं कि पानी जो जा रहा है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक बड़ा, पंजाब में तो यूज होती है कई इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा खुरपा कहते हैं, रब्बा कहते हैं। तो खालों की सफाई के लिए पहले आप कई इस्तेमाल करते हैं, कई से आप ना बड़ा जो कचरा है वो साफ करते हैं, बड़े घास को निकालते हैं। और फिर दूसरा रब्बा इस्तेमाल करते हैं, रब्बे से छोटा मोटा घास आप जो है वो साफ करते हैं। और रब्बे से क्या करते हैं, रब्बे से आप छोटा मोटा घास खत्म करते हैं, रब्बे से जहां से जमीन ज्यादा खुद गई है मट्टी लेके उसको भरते हैं। तो कई हमारी क्लींजिंग है, क्लींजिंग, और रब्बा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है कि खाले की सफाई करनी है, एक बड़ी चीज से सफाई नहीं होगी, साथ छोटी चीज भी लेनी होगी। तो चिटासन हमारा क्लींजर है, और सेल, एंटीलिप्टी, ग्रेप, ये हमारा डिटॉक्सिफायर है। डिटॉक्सिफायर, क्लींजर से हम बड़ी सफाई करेंगे, हम पूरे ट्रैक की बड़ी कचरा, फ्री रेडिकल, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड के इफेक्ट, शुगर, इन सब की बड़ी सफाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब बड़ी सफाई होगी, कहीं पे सफाई ज्यादा हो गई होगी, कहीं पे थोड़े अज्जा रहते होंगे, उसके बाद हम छोटा रब्बा लेंगे, वो क्या है, वो है सेल। तो हम खाने से पहले सेल और चिटासन देंगे, और उसके बाद फिर हम खाने के बाद हम क्या करेंगे, खाने के आधे घंटे के बाद हम कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर देंगे, कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर। तो ये दो चीजें देंगे। तो हमारे पास सुपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह टूल्स अवेलेबल हैं, सुपर टूल्स। अगर हम इनको प्रॉपर इस्तेमाल करें, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम्स के लीडर्स के साथ क्या हुआ, हमारे साथ वही हुआ। बच्चे को सोने की बार्स दे दी गई, उसको नहीं पता था ये हाथ में क्या है, वो उनको पत्थर समझ के, खिलौना समझ के खेलता रहा। तो अब हमने ये स्टडी का सिलसिला शुरू किया है। अब हमारी आंखें खुल रही हैं कि हमारे हाथ में तो सोना है, सोना, तो हमें पता नहीं था। तो अब हमारे हाथ में जो है ये आ रहा है। तो मैं आपको आपका फोकस करवाऊंगा
आप मार्केट पे प्लीज फोकस ना करें, अपने घरों पे फोकस करें। सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाएं, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बहन को, भाई को, कि आपकी फैमिली के अंदर जो शुगर है इस नीलम को अप्लाई करके उसे कंट्रोल होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इस नॉलेज को अपनी जात के ऊपर अप्लाई करें, अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करें, उसके बाद फिर जो है आगे जाएं। जी आप तारक भाई, पांचवी चीज ब्लड प्रेशर है। पांचवा ब्लड प्रेशर है। थैंक यू सर। ठीक है सर, मेटाबॉलिक में 5 चीजें आ गई। ठीक है सर, हमारा कैल्शियम ये 5 चीजों को डील कर रहा है सर। जी ठीक है, ठीक हो गया जी। आप और इसके साथ जुड़ी तमाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ना सॉल्व कर रहा है। अगर हम लगातार किसी, मैंने सर ना एक कस्टमर को, मेरा साला ही था, तो उसको मैंने ये कैल्शियम 2 का इस्तेमाल करवाया है, तो उसको लंबे अरसे तक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। और जो क्रोनिक पेशेंट बनना था टाइप 2 का, वो बच गया उससे। बिल्कुल सही है, वो बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है टाइम्स फैमिली के लिए। और बहुत शानदार चीज है। आप सारी चीजों के साथ जब कैल्शियम 2 मेटाबॉलिक फैक्टर को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, पहले 1 साशा यूज करवाएं, फिर जब कैपेसिटी बिल्ड हो जाए ना कैल्शियम को हजम करने की, फिर आप 2 कैल्शियम के साशे यूज सुबह शाम यूज करवा दें। तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट जो है ना इतना तेज रफ्तारी से रिकवर होता है, और उसके अंदर जो सारे निज़ाम है ना, क्योंकि जब शुगर बढ़ती है तो बॉडी के अंदर हर जो सिस्टम है ना वो डिजास्टर का शिकार हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, एनर्जी हरारत कम हो जाती है, आँख ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आँख का जो वो सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाता है, हीयरिंग खराब हो जाती है, अंदर जो है ना मतलब खून के जमना और जो लोथड़े बनना और मतलब दिल की शरियानों में या दिमाग की शरियानों में चिकनाहट का जमना, ये सारी चीजें इतनी तेज रफ्तारी से शुरू हो जाती हैं कि हम सिर्फ ना इसको ऐसे मार्केट कर लें कि भाई ये जो हम प्रोडक्ट आपको यूज करवा रहे हैं, चिटोसान यूज करवा रहे हैं, या सेल यूज करवा रहे हैं, या मेटाबॉलिक फैक्टर यूज करवा रहे हैं आपको, यार हम ये आपको ना डिजास्टर से बचाना चाहते हैं। आपके पास कोई पुरसाने हाल नहीं डिजास्टर से बचने का। हम आपको जो प्रोडक्ट खिला रहे हैं ये बिलखसूस मेटाबॉलिक फैक्टर, कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर, सर ये इतनी शानदार चीज है कि यार जो उसकी शुगर लेवल हाई हुआ है वो शुगर तो मतलब उसको मैनेज तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो ही शुगर 200 से अबव होती है तो प्रोटीनें खारिज होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। जो एक डिजास्टर का एक सिलसिला शुरू होता है उससे हम उसको बचा लेते हैं अगर हम कैल्शियम मेटाबॉलिक उसको यूज करवाना शुरू करें तो। मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा, कि जो उसकी जान रिस्क पे आ गई है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसको फालिज हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको ये बड़े बड़े हाई लेवल के रिस्क जो हो सकते हैं वो हम कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर से, उनको हाई रिस्क से उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये ना आप दोस्त ना, अभी टाइम हमारा हो गया है तो अब हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं सब दोस्तों से, ताकि हम, और मैं दोस्तों से कहूंगा कि क्विक हो जाए, तो एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो ये जो आज हमने डिस्कशन की है ना, इसको जो है 2-3 दोस्त इसको ना राइट डाउन कर लें। एक तो राशिद इकबाल साहब राइट डाउन कर लें, बाकी दोस्त भी जो भी चाहिए राइट डाउन कर लें। राशिद भी बात समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, इसको राइट डाउन कर लें, फिर हम ना इंशाल्लाह अगली दफा इसको ना 2-3 दोस्त इसको ना तैयार कर लें। और कौन दोस्त तैयार कर सकते हैं? ये तो सजाद हैदर भाई हैं, ये लिखते रहते हैं जी, और बाद में ये कर लें। और तीसरा जो है मुस्लिम भाई कर लें, मुस्लिम भी कर लें। मुस्लिम भाई माशाल्लाह आपने काफी स्टडी कर ली है ना, काफी स्टडी कर ली है, तो ये आपने आज छेड़ा था तो हमने आज सारा ये 1.5 घंटा इसके ऊपर लगा दिया ना, तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टडी है। तो हमने उसे ना आसान जुबान में, तो हम इसको इस इबारत को इस अंदाज में लिखे कि एक जो है ऐसा दोस्त हमारा जो नहीं पढ़ा लिखा या उसको इंग्लिश नहीं आती वो भी समझ जाए। तो एक एक पॉइंट आप जल्दी जल्दी बता दें। मुझे आज का जो बड़ा कीमती पॉइंट मिला ना आप सब दोस्तों से,
वो ये मिला है कि हमने लबलबे के जो बीटा सेल है ना उसको एक्टिवेट करना है। इसके ऊपर बहुत बहस हुई है, तो ये हम किसी भी जो है वो हेल्थ शुगर स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएगा। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग नहीं की हुई थी, लेकिन हेनरी फोर्ड को ऑटोमोबाइल का इंजीनियर अगर मिलता था तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिलता था, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई थी, ऑटोमोबाइल के इंजीनियर के पास नॉलेज था। तो आपने और हमने सोसाइटी में यही रिस्पेक्ट हासिल करनी है कि आप और हम शुगर के बारे में इतना जान लें, शुगर के ऐसे एंटरप्रेन्योर बने, ऐसे वेलनेस रेवोल्यूशन लीडर बने हम और आप, कि जब शुगर का स्पेशलिस्ट हमें मिले तो उसी रिस्पेक्ट के साथ मिले जिस रिस्पेक्ट के साथ हेनरी फोर्ड को ऑटोमोबाइल इंजीनियर मिलता था। ठीक है, तो थैंक यू जी, माशाल्लाह किसी दोस्त ने लिख भी दिया है। सर अस्सलाम सर, ये मैंने डिटेल्स जो है ना मीटिंग की नोट की हैं, तो यहाँ पर माशाल्लाह डॉक्टर साहबान मौजूद हैं, तो वो इसको कंफर्म कर दें, अगर इसमें कोई पॉइंट गलत है तो वो इसको करेक्ट कर दें। ये आप ना ये आप किस ग्रुप में ऐड हैं? चकवाल ग्रुप में आप ऐड हैं? नहीं सर, फैसलाबाद ग्रुप में, सुल्तानी साहब वाले में। बस ठीक है। राशिद भाई माशाल्लाह, ये आपने साथ साथ कैसे लिख लिया, कैसे लिखते हैं आप, हमें भी कोई टेक्निक बताएं। सर ये मैं गूगल डॉक्स के ऊपर ही टाइप कर लेता हूँ, ये नहीं समझ नहीं आई जी। इसका गूगल डॉक्स के ऊपर सर टाइप करता हूँ मैं ना। अच्छा, उधर ही टाइप करते रहते हैं आप, डायरी पे नहीं लिखते? जी अच्छा अच्छा जी जी, उसके ऊपर गूगल डॉक्स के ऊपर मोबाइल के अंदर टाइप किया हुआ है। ये बेसिकली मैं आपकी जितनी भी मीटिंग्स हो रही है ना, मैं उनकी एक फाइल तैयार कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड यार, ग्रेट प्रोफेशनल मैन यार, माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है राशिद भाई, आप इसको वेट करके ना फिर आप ग्रुप में लगा दें, सीनियर लेवल ग्रुप में लगा दें। राशिद जी सर, आप ये आ जाएगी। ठीक है राशिद भाई? जी सर मैं कर दूंगा सर। हाँ, ये आपने ना ये एफर्ट करनी है, और फिर ये एफर्ट, ये सारा लिखा हुआ आपने नेचर को जो है वो सर्व, नेचर को गिफ्ट कर देना है, गिफ्ट टू द नेचर। ठीक है, तो इंशाल्लाह सर। उन्होंने बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी को ट्रांसलेट किया है, राजा उनकी बिलाल साहब की टीम में, उन्होंने वो ट्रांसलेट करके, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैंने ये मेहनत की और इसको ट्रांसलेट किया और ये मैंने नेचर को गिफ्ट कर दिया, तो हम नेचर के लिए काम करें। ठीक है, तो इसको प्लीज आप ना ओके करके सीनियर लेवल ग्रुप में आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम इसमें और पॉइंट ऐड कर लेंगे। देखिए हम शुगर के एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए ताकि हम अपने जो हेल्थ स्पेशलिस्ट है ना उनको हम अपग्रेड कर सकें, उनको हम ना गाइड कर सकें कि आप शुगर का आप कैसे जो है वो इलाज करेंगे। ठीक है सर, अब जल्दी जल्दी एक पॉइंट बता दें जी। यूसुफ सुल्तानी साहब फैसलाबाद से एक पॉइंट बता दें, आज आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? सर जी, आज मुझे जो समझ आई ना चिटोसान की और सेल की जी, वो चूंकि हमारा तो शोभा है कि अगर कई के साथ बल सफाई करनी है तो वो चिटोसान है। थोड़ा सा ऊंचा बोले। ठीक, मैं क्या जी, अगर ठीक कई के साथ बल सफाई करनी है तो वो चिटोसान है हमारा जी, और खुरपे के साथ करनी है तो वो हमारा सेल है जी, टॉक्सिन दूर करना है। तो जी, ये बड़ी जबरदस्त बात है और ये इजी भी है और समझ भी आ गई है जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सुल्तानी भी वो जो खुरपा है ना, रंबा जड़ा जिन्हों रंबा कहते ने, ਉਹ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਪਿਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੈ, कई चिटासन ते रंबे तीन ने साढ़े कोल। ठीक है, तो उनको हम ना वक्त के साथ साथ हम कॉम्बिनेशन बना के जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर अजहर अवान साहब हैं, डॉक्टर अजहर अवान साहब। चलिए बिलाल अहमद शाह साहब, आप एक पॉइंट बता दें, थोड़ा सा क्विक हो जाए, आप सलाम नहीं करेंगे आप। सर इसमें ये है कि जो हम कहते थे ना कि बीसीएम शुगर वाले यूज करें, तो हमारा ज्यादा फोकस बीसीएम पे ही होता था, तो जो साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी कहा है ना, और ये डॉक्टर चौहान साहब ने इसकी भी डिवीजन कर दी कि 20% जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज का रोल है और 13% जो है वो बीसीएम का है। जबरदस्त, तो ये भी बड़ा, वैसे सारी डिस्कशन सर बहुत अच्छी है, सारी की सारी। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। बिलाल भी ने, उबैद भाई आप एक पॉइंट बता दें। उबैदुल्लाह असलम साहब, उबैद भी एक पॉइंट बता दें। सर मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। वो एक तो
जो हमारी ये भल सफाई वाला आपने पॉइंट बयान किया है जी कि जो क्लींजिंग है वो हमारी जो है वो कई के साथ हमारी जो है ना भल सफाई करने वाला है, जी और जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो रंबे के साथ जो है ना हम वो भल सफाई करेंगे, और ये आपने प्रोडक्ट्स भी उसकी हमारे बयान कर दिए हैं। और दूसरा सर वो जो आपने फूकनी वाला पॉइंट बयान किया है वो मुझे बड़ा आज अट्रैक्ट किया उसने, कि वो जो हमारे सेल का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी और जी वो जो हमारी जो कैलोरी कंजम्पशन करेगी जी और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, वो हमारी जो फूकनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर आपने पॉइंट बयान किया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने का। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाए तो आबिद भाई ने ना बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, हमने व्हाइट बोर्ड पे एक दफा ड्रा किया था, उसको उन्होंने ना कंपोज कर दिया, बहुत प्यारा डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस ट्रेनिंग के बाद ना वो डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, उसको हम ना देसी जुबान में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो दोस्त हमारे जो बिल्कुल मेडिकल से जिनकी नो हाउ नहीं है ना, तो वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो बड़ी अच्छी उन्होंने एफर्ट की हुई है। तो कैल्शियम के बाद हम इंशाल्लाह ना उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप सारे लोग माशाल्लाह फिर ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी हाफिज नुमान साहब आप एक पॉइंट बता दें। अच्छा चलिए, अच्छा हैदर सजाद भाई आप एक पॉइंट बता दें, हैदर सजाद भाई। नहीं इन्होंने तो वो सारा नोट करके लिखा था। अच्छा इन्होंने, ठीक है, सही है जी। हैदर सजाद ये अब सर ना सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं हमारी, ठीक है, टाइम्स अब ना इंशाल्लाह वो इज्जत का बायस मान जाएगी। सारे अच्छे काबिल लोग जो पढ़े लिखे हैं ना वो टाइम्स को अब ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही फरमा रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बस हमने सुल्तानी भी अब डायरेक्शन सही पकड़ लिया ना, सही डायरेक्शन। और कोई दोस्त कोई पॉइंट बताना चाहे, कोई भी दोस्त कोई पॉइंट बताना चाहे। सर इसमें जो इकरार भाई का, सर सॉरी राशिद इकबाल बात कर रहा हूँ, इकरार भाई ने जो चीज बड़ी अच्छी समझाई है ना, वो डायबिटिक पेशेंट को आपने मैनेज कैसे करना है। तो 33% आपने उसकी फिजिकल एक्सरसाइज पे, 33% उसका डाइट प्लान और 33% मेडिकेशन में आपने उसका करना है। यानी हमने 3 जो कॉर्नर है ना उसके लेके चलने हैं बंदे को इकट्ठे। वरना हमारे लोग क्या करते थे, अकेले सप्लीमेंट देते हैं, साथ में मेडिसिन करवा दें, चलें जी आप यूज करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है। जी ऐसे ही है, बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया। और ये सिर्फ शुगर में नहीं है, ये हर बीमारी के अंदर ना, हर बीमारी के अंदर आपने इसको ना वो यूज करना है। ठीक है, और कोई दोस्त कोई पॉइंट बताना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर पॉइंट शेयर करना मैंने कि शुगर के जो मरीज हैं उनके ना कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें खुराक से, जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, बिल्कुल सही है। जी सर, जी और कोई दोस्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी वास्सलाम जी। हैदर सजाद सर, मुदस्सिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मुदस्सिर भी, जी मुदस्सिर भी। सर माइक्रो सर्कुलेशन वाला पॉइंट बड़ा अहम है सर। ये माइक्रो सर्कुलेशन अगर हम फिंगर के पोरों से चेक करते हैं शुगर का लेवल, तो 20 से 30 पॉइंट ज्यादा होता है। हाँ अकॉर्डिंग टू वेन्स, अगर वेन में चेक करते हैं तो वहाँ 20 से 30 पॉइंट कम होता है। तो हमें जो माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करना है जी। और वहां पे कम क्यों होता है सर? अपना खून की सर्कुलेशन कम होती है सर वहाँ। बिल्कुल सही है, माइक्रो सर्कुलेशन कम होती है। तो हमारी बीसीएम किस पे काम करती है? माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन को जब उस पे अटैक करेगी तो बाकी जो खून का सारा लेवल जो है ना वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 10 पॉइंट बताएंगे, बहुत प्यारा पॉइंट बताया। एक चीज सर राणा भाई, एक आखिरी आइटम ना आज का, मतलब इनको मैं चाहता हूँ नोट कर लें सारे दोस्त। किसी भी कस्टमर को जब ये डायबिटिक पेशेंट को लेते हैं ना कि भाई हम आपको गाइडलाइन देंगे, तो उससे पहले उसका एक टेस्ट होता है HbA1c। नहीं समझ आया सर, ऊंचा बोले और जरा स्लो बोले, लिखवा भी दे। मैंने कहा जब किसी भी पेशेंट को, कस्टमर को, हम शुगर पेशेंट्स को अपने मैनेजमेंट में लें, उसका एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA फॉर, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है आपने। HbA फॉर एप्पल, HbA1c, ठीक है। ये टेस्ट एवरेज 3 माह का शुगर का टेस्ट होता है। अच्छा, ये खाली पेट ही लिया जाना चाहिए और ये बहुत ऑथेंटिक टेस्ट होता है। ये जो हम ब्लड के टेस्ट करते हैं उससे मोर देन इफेक्टिव है। इस टेस्ट को आप कर लें और फिर उस पेशेंट को उस मैनेजमेंट करें और उसे बताएं 4 माह आपने हमारे साथ ये ग़िज़ाएं खानी है और 4 माह बाद अपना HbA1c दोबारा करवा लें।
ठीक तो है। 4 माह वो आप इसलिए कह रही हैं कि पिछली दफा नाज़मी ने बताया था कि मेटाबॉलिक सिस्टम 120 दिन लेता है एडजस्ट होने में, इसलिए आपने 4 यस ऐसे ही है। तो जब हम 4 माह बाद उसका दोबारा HbA1c दिखाएंगे ना उसे, तो वो बहुत डिफरेंस होगा, मच मोर डिफरेंट होगा ना, तो वो फिर सबसे ज्यादा बिलीव के साथ आपके साथ चलेगा। वाह, क्या प्रोफेशनल बात आपने की है। दोबारा तो में फिर बड़ी कमाल की बात की है जी, किसी Very भी शुगर के कस्टमर का आपने क्या करना है, HbA1c टेस्ट करवा लें। ये और टेस्ट करवा ले, ये 1200 से 1500 रुपए का टेस्ट होता है, अच्छी लैब से करवाएं। अच्छा, 1200 से 1500 का होता है। और ये आपने बताया ये 3 माह का जो है ना वो टेस्ट एक दफा होगा या 3 माह के सैंपल लेते हैं वो? नहीं, वो एक दफा ब्लड खाली पेट लेंगे और पिछले 3 माह का एवरेज रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा, ठीक है। एक दफा टेस्ट होगा लेकिन 3 माह की रिपोर्ट आ जाएगी। HbA ये एक सेकंड की एवरेज टेस्ट आ रहा था जब हम कर रहे होते हैं ना, उससे मतलब पोर से या ब्लड से लेके टेस्ट करते हैं, फास्टिंग या रनिंग, वो उस वक्त का टेस्ट है। वो मुमकिन है आपके 15-20 मिनट बाद आपके डाइट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो और आपका शुगर का लेवल नीचे ऊपर चला जाए। तो HbA1c हम ऑथेंटिक, जितने भी शुगर के जो कंसल्टेंट है ना, स्पेशलिस्ट, वो हमेशा डिपेंड ही HbA1c पे करते हैं, दूसरे टेस्ट पे नहीं करते। ओह, सही है, ठीक है। HbAc टेस्ट करवाएं और फिर 4 माह का मुकम्मल आप उन्हें ये 33% वाला फार्मूला अप्लाई करें 4 माह। मैनेजमेंट प्लान करके दें। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर दोबारा HbA1c जो है ना दोबारा आप करवाएंगे तो आपको बहुत रिमार्केबल रिजल्ट आएंगे। थैंक यू चौहान भाई, बहुत जबरदस्त ऐड किया, बहुत जबरदस्त ऐड किया। और कोई दोस्त कोई पॉइंट आज के हवाले से अच्छा लगा हो शेयर करना चाहे? जी सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा है वो माइक्रो सर्कुलेशन के हवाले से मुझे ये लगा है कि शुगर का जो प्रोग्रेस है ना बॉडी के अंदर, तो वो होता ही इस वजह से है कि ब्लड जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की फराहमी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता उम्र के साथ-साथ जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। और तो फिर सर्कुलेशन का फायदा ये होता है कि माइक्रो सर्कुलेशन पीसीएम थेरेपी के थ्रू भी और एक्सरसाइज के थ्रू भी माइक्रो सर्कुलेशन का ये फायदा होता है कि ऑक्सीजन की फराहमी जो है ना उसका रास्ता सेल को खुल जाता है और उसकी वजह से यानी कि आपके बहुत सारे ऑर्गन जो है ना जो शुगर की वजह से डैमेज हो रहे होते हैं वो उसे बच जाते हैं। तो माइक्रो सर्कुलेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शुगर के ट्रीटमेंट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया कि शुगर के मरीज की, बल्कि सबकी होती है, यहाँ पे शुगर के हवाले से बात करें, शुगर के मरीज की ऑक्सीजन लेवल जो है सेल के अंदर ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। जी। तो हाँ, इसकी वजह से फिर जो है ना वो क्या होता है कि सारे मसाइल आते हैं सेल के अंदर, कैलोरीज बर्न नहीं होता, चूल्हे में ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया है। इसलिए अपना एक्सरसाइज और बीसीएम को ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज और बीसीएम, तो ये हमने एक्सरसाइज और बीसीएम फूकनी का काम करता है ना, बीसीएम का मशवरा देते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और बीसीएम के नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ये हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है ना। बहुत बड़ा ये कॉम्बिनेशन, बहुत बड़ा ये फंक्शन है बीसीएम का ना। ठीक है, बहुत जबरदस्त फंक्शन है। और मैं अक्सर अपने कस्टमर को बताता हूँ, बस आखिरी बात हम करेंगे फिर क्लोज करेंगे, कि ये आपकी ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल है, तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो खून सीधा जाएगा, तेजी के साथ सीधा स्पीड लगाएगा। ठीक है, तो जब आप बीसीएम यूज करेंगे तो सीधा नहीं जाएगा, बीसीएम से ना ऐसे जाएगा। ये है स्पाइरल ट्रांजैक्शनल टेक्नोलॉजी। स्पाइरल लफ्ज स्प्रिंग से निकलता है कि घूमता हुआ। तो क्या होगा कि जहां पे भी कहीं पे भी थोड़ा बहुत कचरा मचरा, कहीं पे क्लॉट, कहीं पे क्लॉट से पहले स्टेसिस, खून के छोटे लोथड़े, तो वो है, तो वो उसको ना साफ करती जाएगी ना। तो इसलिए हम ना बीसीएम और एक्सरसाइज दोनों को हम ना लाजमी कहते हैं, ताकि जो है ना ये दोनों फंक्शन हमारे साथ हो सके। आपकी चीज में ऐड करना चाहूंगा सर, जब हम जूसर मशीन जी आवाज नहीं आ रही अब चौहान साहब चलाते हैं ना जूसर मैंने कहा जी फजल रहीम, आखिरी बात हम सुन के फिर हम क्लोज करते हैं। जी सर। मैंने कहा सर जैसे हम जूसर मशीन चलाते हैं ना, जूसर मशीन जी,
जूस बनाते हैं, तो वो जब स्पीड से उसको स्पाइरल मूवमेंट देती है तो हर चीज टुकड़े टुकड़े होके बारीक हो जाती है। तो सेम हमारी बीसीएम उसको रेगुलेट करती है। जब ना तो वो बिल्कुल जो छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स से जो भी बेसिक्स बन रहे हैं उनको वो क्लियर कर देती है और नालियां साफ हो जाती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये ना एक टीचर यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूंगा कि जो है ना उनसे पॉइंट ले लें जी। और मैं चाहूंगा उन्हें वेलकम भी आप करें, अब्दुल रहमान हफीज साहब ना। जी अब्दुल रहमान हफीज साहब जी प्लीज। पहले तो अब्दुल रहमान वेलकम जी। वेलकम सर, वेलकम जी। अब्दुल रहमान हफीज साहब को वेलकम करें सर। सर आपको वेलकम करते हैं सर, ठीक है, आप यहाँ पे तशरीफ लाए सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। आप सब अहबाब का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मैं अब्दुल रहमान हफीज़ हूँ, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में होता हूँ और छोटा मोटा काम है। तारिक भाई के साथ एक अच्छी दोस्ती शुरू हुई है ट्रेनिंग के ज़रिए, आमिर भाई के साथ भी और इंशाल्लाह आप सबके साथ। तो मैं असल में डायबिटिक हूँ और मैं तो ये अली मेडिकल से जो है वो ट्रीटमेंट करवा रहा था। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, ये डॉक्टर मेरे, तो हमारी एक वीकली क्लास होती है डॉक्टर्स के साथ। तो तारक भाई ने बताया कि ये इलनेस इंडस्ट्री है, इसके ज़रिए जो है ना बीमारी मज़ीद बढ़ती है। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैं तो PhD डॉक्टर तो हूँ लेकिन मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। तो बाद उसमें फिर तारक भाई से काफ़ी सारी मालूमात मिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से। उसके बाद BCM शुरू किया और एक्सरसाइज तो ऑलरेडी मैं कर रहा था लेकिन काफ़ी फ़र्क महसूस कर रहा हूँ, बहुत ईजी फील कर रहा हूँ अपने आप को। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने कोई रास्ता खोला है किसी भी स्टूडेंट की दुआओं से कि अल्लाह ताला करे अब शुगर जो है ना वो कंट्रोल हो जाए और सेहत बेहतर हो जाए। तो बहुत शुक्रिया तारक भाई आपका, बारकल्लाह फीकुम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज की आपको ट्रेनिंग आज का आपको नॉलेज अच्छा लगा आपको आज की जो? हाँ माशाल्लाह, बहुत सारी नई बातें पता चली। और क्या फर्स्ट सेशन है तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के ऑनलाइन होने का। मैं रिमाइंड करवाता हूँ, कल SM एंड अबव की जो है वो क्लास है हमारी, इंशाल्लाह 5:30 बजे हम शुरू करेंगे SM एंड अबव सिर्फ ना, और नीचे वाले दोस्त उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह 5:30 बजे हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेलनेस क्लास है, ये हर सैटरडे को होती है और इसमें कोई रैंक की कोई कैद नहीं है, सब दोस्त इसमें तशरीफ ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का। हैव अ नाइस डे, हैव अ सक्सेसफुल डे। आपका आज का दिन कामयाबियों भरा हो, खुशियों भरा हो। थैंक यू तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह।